हाँ जी। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका नवयोग एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडियन इकोनॉमी की पीवाईक्यू सीरीज कर रहे थे, जिसमें 2025 के जितने भी समस्त प्रश्न पत्र जिसमें इंडियन इकोनॉमी के सवाल पूछे गए, उन सबको विस्तार से कंसेप्ट के साथ डिस्कस किया। अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये तीसरा वीडियो हम बना रहे हैं। इस वीडियो में पिछले दो वीडियो में जितने प्रश्न लिए उससे आगे के प्रश्न डिस्कस करेंगे, जिसमें स्कूल लेक्चरर और डिप्टी जेलर के कुछ प्रश्न शामिल है। और जितना भी हो पाएगा उससे आगे भी अगर टाइम हुआ तो डिस्कस करेंगे, लेकिन उतने तो करेंगे ही। तो अगर आपने पहले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं जोर देकर कहूँगा कि जरूर जरूर देखें। उससे आपको बहुत सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ पेपर पैटर्न को समझने में बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मैं जोर देकर इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप वो पहले दो वीडियो देखें, फिर ये वीडियो देखें, पहले भी देखें, तो उसको साथ में लेकर चलें। क्योंकि कुछ अवधारणाएं ऐसी हैं जहाँ पर यहाँ सतही डिस्कस की गई है, वहाँ गहराई से डिस्कस कर ली गई है। ठीक है, तो अभी हम इम्तिहान से थोड़ा सा धैर्य के साथ शुरू करते हैं। हमारा 53 नंबर प्रश्न जो है वो आज हम लेंगे। इससे पहले के प्रश्न शायद डिस्कस हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो 53 ये 53 जो प्रश्न है वो हम शुरू से डिस्कस कर लेते हैं, है ना। चलिए ठीक है। डब्ल्यूटीओ व्यवस्था में कृषि अनुदान जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में न्यूनतम विकृति उत्पन्न करते हैं, उन्हें निम्न में से किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है? डब्ल्यूटीओ की व्यवस्था और खासकर कृषि से जुड़ा प्रश्न। तो देखो, डब्ल्यूटीओ ने कुछ बॉक्स बना रखे हैं, कुछ मतलब 3 बॉक्स बना रखे हैं। एक का नाम तो ब्लू बॉक्स है, एक तो है ग्रीन बॉक्स, और एक एम्बर बॉक्स है। यहाँ ऑरेंज बॉक्स लिखा है, ऐसा कोई बॉक्स तो मिलता नहीं है। और रेड को यहाँ एम्बर से जोड़ सकते हैं आप। खैर, तो ऐसे बॉक्स क्यों बनाए उन्होंने, डब्ल्यूटीओ ने? ऐसे बॉक्स बनाने की क्या जरूरत पड़ी? तो ऐसा प्रश्न कह रहा है कि व्यापार में न्यूनतम विकृति उत्पन्न कर रहे थे। कुछ सब्सिडी जो है वो व्यापार में विकृति उत्पन्न कर रही थी। कैसे? देखो, सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी होती है, जैसे आपने भारत में भी बिजली सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी, एमएसपी जो हम देते हैं वो भी सब्सिडी में आती है। तो उससे क्या होता है कि मार्केट में जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो अन्य जो देश है वो ऐसी सब्सिडी नहीं देते, तो उनके साथ एक तरीके से भेदभाव होता है। भेदभाव किस स्तर पर होता है? प्रोडक्ट के आधार पर हो सकता है, प्राइस के आधार पर हो सकता है। तो इससे क्या होता है, मार्केट में डिमांड सप्लाई में जो वेरिएशन आता है उससे चीज़ें बिगड़ती हैं। यानी बाजार जो है वो एक तरीके से जिस नियम से चलना चाहिए वो नहीं चल पाता, तो डब्ल्यूटीओ बीच में आता है और वो एक रेगुलेटिंग बॉक्स बनाता है। 3 बॉक्स बना रखे हैं उसने। एक तो ब्लू बॉक्स है। ब्लू बॉक्स, इसका क्या मतलब है ब्लू बॉक्स का? तो देखो, ये ब्लू बॉक्स की हम बात करें तो ब्लू बॉक्स जो है वो उत्पादन सीमित करने से संबंधित है। उत्पादन सीमित करने का अर्थ है कि ऐसी सब्सिडीज आप दे सकते हैं, इसको मतलब जो ये ज़्यादा हानिकारक नहीं है, मेरे कहने का मतलब है। आप सबसे ज़्यादा हानिकारक तो ये एम्बर बॉक्स है, यानी इसमें वो सब्सिडीज आती हैं जो खासकर भारत में ये एमएसपी है, सस्ते बीज से संबंधित है, और जो बिजली संबंधी जो दी जाती हैं सब्सिडीज़, खासकर उर्वरक सब्सिडी भी इसमें आती है। उर्वरक के लिए जो सब्सिडी दी जाती है, और इसके साथ ही एमएसपी हमने डिस्कस किया, ये एम्बर बॉक्स में आती है। इसके साथ ग्रीन बॉक्स में जो सब्सिडी आती है उसमें जो कृषि अनुसंधान है, कृषि अनुसंधान रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं, उसके लिए जो सब्सिडी सरकार देती है वो इस ग्रीन बॉक्स के अंदर डब्ल्यूटीओ ने रखी है। वहीं जो ब्लू बॉक्स है, मैं ये बात कर रहा था ब्लू बॉक्स, तो ब्लू बॉक्स की कोई खास बात नहीं है। ब्लू बॉक्स में ऐसी जो है वो जैसे कोटा जो है वो भूमि के लिए या फिर इस तरीके की जो व्यापार को विकृत माना जाता है, लेकिन उत्पादन को सीमित करने पर इसका जोर रहता है कि आप इस तरीके से एक तरीके से मध्यम विकृति वाली सब्सिडी कैटेगरी मान सकते हैं आप लोग, ब्लू बॉक्स वाली। तो यहाँ पूछा है सवाल कि न्यूनतम विकृति उत्पन्न करती तो सारी कैटेगरीज है, लेकिन एक कैटेगराइजेशन इस तरीके से दे रखा है ताकि रेगुलेशन किया जा सके मार्केट्स को। तो देखिए, न्यूनतम तो कौन कर रही है, जो रिसर्च और डेवलपमेंट और जो मजदूरों को ट्रेनिंग हम देते हैं वो भी ग्रीन के अंतर्गत आती है। उसके लिए जो सब्सिडीज़ देते हैं, सरकार स्टाइपेंड देती है 500,000, तो उससे क्या मार्केट पे कोई फ़र्क पड़ेगा? उससे क्या कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है क्या? इस चीज़ से कोई नया प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा।
हो सकता है उसका उन्नयन हो रहा हो लेकिन नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो ग्रीन बॉक्स ही इसका आंसर होगा। यानी जो ग्रीन बॉक्स ऐसी सब्सिडी है जो न्यूनतम विकृति उत्पन्न करती है। ग्रीन बॉक्स की तुलना में ब्लू बॉक्स, और ब्लू बॉक्स के बाद में एम्बर बॉक्स, जो सबसे अधिक है वो एम्बर, उसके बाद में ब्लू बॉक्स और अंत में ग्रीन बॉक्स जो कि सबसे कम विकृति उत्पन्न करती है ना। एम्बर बॉक्स में जो भारत में खासकर एम्बर बॉक्स का प्रचलन, जिससे WTO कई सारे प्रतिबंध भी लगाता है समय समय पर और उसको रेगुलेट भी करता है। तो भारत में कौन सी MSP को लेकर भी हैं, उर्वरक तो फर्टिलाइजर भी हम देते हैं, बिजली सब्सिडी हैं, सस्ते बीजों को लेकर जो सब्सिडी दी जाती हैं, तो न्यूनतम विकृति उत्पन्न करती है ग्रीन बॉक्स। इसका आंसर ग्रीन बॉक्स हो गया। और आप इन 3 कैटेगरी हैं खासतौर पर जो मैंने आपको बताई, और WTO जो इसके माध्यम से विभिन्न देशों पर रेगुलेट करता है ताकि बाजार विकृत ना हो और संतुलन जो सप्लाई और डिमांड का और जिस तरीके के प्राइस जो वेरिएशन है वो ना हो। तो शायद ये प्रश्न हो गया अपना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये भी व्यापार को लेकर है, तो देख लेते हैं इसको। 54 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, सही कथन पूछना है, सही कथन बताना है अपने को। पहला है व्यापार की सकल वस्तु विनिमय शर्त। कौन सी शर्त? सकल वस्तु विनिमय शर्त निर्यात और आयात के लिए मूल्य सूचकांक का उपयोग करती है। मूल्य सूचकांक। अच्छा, नीचे वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं। व्यापार की शुद्ध यानी नेट शुद्ध वस्तु विनिमय शर्त निर्यात और आयात के लिए मात्रा सूचकांक, यहाँ मात्रा सूचकांक है और यहाँ मूल्य सूचकांक है, यानी दोनों कौन से सूचकांक होते हैं उनका डिस्कशन हम करेंगे। ठीक, व्यापार की सकल और शुद्ध वस्तु विनिमय की शर्त के बीच ये अंतर, यानी इन दोनों के बीच का अंतर जो है, डिफरेंस जो है, वो 1927 में टॉसिंग द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अच्छा, अगला क्या कथन? व्युत्पन्न मांग। ये व्युत्पन्न मांग कौन सी होती है? ये डेरिवेट डिमांड के बारे में बात हो रही है। डेरिवेट डिमांड के सिद्धांत में प्रयुक्त व्यापार की शर्त की अवधारणा शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्त के रूप में होती है। अच्छा, डेरिवेट मांग को पहले देख लेते हैं। डेरिवेट मांग का मतलब है जैसे अगर मार्केट में कार की डिमांड बढ़ रही है, आपकी जो नैनो है, कोई भी कार, जो कार की डिमांड बढ़ रही है मतलब उसके सहायक उत्पाद जो है, जैसे इस्पात की मांग भी बढ़ेगी। अगर कार की मांग बढ़ रही है तो इस्पात की मांग भी बढ़ेगी। यही क्या है? डेरिवेट डिमांड है। डेरिवेट डिमांड के सिद्धांत में प्रयुक्त व्यापार की शर्त की अवधारणा शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्त के रूप में होती है। नेट के नहीं, ये तो ग्रॉस में के रूप में होती है, यानी ये संख्या का मामला है, ग्रॉस का मामला है। अगर इसको स्टेटमेंट को आपको ऊपर वाले स्टेटमेंट पढ़कर भी समझ आ सकता है, एक बार पढ़ लेते हैं। व्यापार की सकल वस्तु विनिमय शर्त निर्यात और आयात के लिए मूल्य सूचकांक का प्रयोग करते हैं। देखो ये चीज क्या है मैं बता दूं आपको। ये एक तो है शुद्ध वस्तु विनिमय शर्त। कुल मिला के ये जो ट्रेड व्यापार की शर्तों के बारे में है क्वेश्चन, जिसमें नेट बार्टर टर्म्स की बात करें आप, तो ये बुनियादी रूप है। जैसे इसमें लिखा है कि विनिमय शर्त सकल वस्तुओं की बात है और शुद्ध वस्तुओं नेट, तो सकल वस्तुओं की विनिमय शर्त निर्यात और आयात के लिए मूल्य सूचकांक का नहीं, ये मात्रा सूचकांक का प्रयोग करती है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट ऑपोजिट हैं, है ना, दोनों स्टेटमेंट ऑपोजिट है। ये क्यों करती है? तो इसका अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? तो जो ये नेट बार्टर ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड है, ये जो होता है वो बताता है कि निर्यात की कीमत में बदलाव से आयात क्षमता जो है, निर्यात की कीमत यानी जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं उसकी जो क्षमता से जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट की कीमतों में कैसे बदलाव आ सकता है। लंबा कंसेप्ट है, लेकिन अगर आप इसको सामान्य स्तर पर समझे तो सवाल कर सकते हैं। जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कीमतें कैसे प्रभावित होती है उससे लेकर संबंधित है। और जो बार्टर है यानी केवल जो वस्तु विनिमय है वो वस्तुओं और सेवाओं का सीधा आदान प्रदान है। जैसे अगर गेहूं के बदले आप आलू मंगवा रहे हैं, यही है वो चीज। तो व्यापार में शुद्ध वस्तु विनिमय शर्त निर्यात और आयात के लिए मात्रा सूचकांक का प्रयोग नहीं करेंगे अपन, इसके लिए प्राइस इंडेक्स का प्रयोग करेंगे। यानी ये जो प्राइस इंडेक्स है दो रखा है,
ये यहाँ होना चाहिए, ये वहाँ होना चाहिए। तो इस तरीके से ये दो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई हैं आपके, है ना। ये स्पेशल शायद इसको लेक्चर के सब्जेक्ट में रहा होगा उस तरीके से क्वेश्चन, ज़्यादा आपको यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग होगी दोनों। सही पूछा है ना। तो ये व्यापार की सकल शुद्ध वस्तु विनिमय की शर्त के बीच अंतर जो है 1927 में टासिंग द्वारा प्रस्तुत किया गया, सही बात है, ये सही बात है। तो यही उसका उत्तर, इसका उत्तर ये जो स्टेटमेंट 3 नंबर है ये हो जाएगा, है ना। और जो डेरिवेट डिमांड है, ये जो डेरिवेट डिमांड है उसके सिद्धांत में जो शुद्ध वस्तु विनिमय नहीं है ना। तो इस तरीके से इसका उत्तर 3 नंबर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो 55, भारत में एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के संबंध में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, नहीं पूछा है साथियों। तो अपन नई नई नहीं वाली स्टेटमेंट ही देखेंगे, है ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, भारत का एसडीआई मान 2022 में बढ़कर 0.744 हो गया है। 2022 का पूछा है, अच्छा 744 हो गया है, तो हाँ 0.744 हो गया है, ये बात सही है। 2022 में भारत की एसडीआई रैंक 193 देशों में 135वीं थी क्या, 135वीं थी क्या। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। 2022 में भारत में जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति ग्रोस नेशनल इनकम जीएनआई के एसडीआई संकेतकों में सुधार देखा गया। अगला स्टेटमेंट क्या है, 2022 में जीवन प्रत्याशा 67.2 से बढ़कर 67.7 साल हो गई। अच्छा देखो 2022 का इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं सवाल के अकॉर्डिंग। 2022 में जो एसडीआई था, तो जो एसडीआई का मान था वो 744 था, सही बात है। लेकिन रैंक जो है वो 193 देशों में 133वीं थी, शायद 135वीं नहीं थी। तो ये वाला जो स्टेटमेंट गलत हो गया ना। ये रैंक जो है वो 133वीं थी, है ना, 133वीं रैंक थी, इस वजह से इसका सही नहीं पूछा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी एसडीआई के बारे में तो आप सब जानते हैं। एसडीआई जो शुरू में जब अगर हम इसकी विस्तार से भी बात करें, तो जो एसडीआई है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंतर्गत ये इंडेक्स निकलता है। इस रिपोर्ट में ये बहुत सारे इंडेक्स आते हैं, जिसमें एक ये इंडेक्स भी आता है। शुरुआत में जब एसडीआर निकल गई 1965 में, 1965 में, तो उसके बाद में जब इसके अंतर्गत ये इंडेक्स भी आया, ये कुछ साल बाद जब 1900 शायद 1989, हाँ 1989 में महबूब हक और हमारे भारत के अमर्त्य सेन, जिन्होंने महबूब हक का सहयोग किया इस इंडेक्स को प्रिपेयर करने में, उसके बाद में ये पहली बार 1991 या नहीं 1990 में ये पहली बार प्रकाशित हुआ। और जब ये प्रकाशित हुआ तो इसमें इसमें 3 तरीके की चीज़ें देखी गई। एक तो हेल्थ है, दूसरा एजुकेशन है, और पर कैपिटा इनकम, 3 चीज़ें इसमें देखी जाती हैं, और उसी प्रकार के इंडेक्स बनता है। तो इसके साथ हम 2022 वाला अभी जो इंडेक्स है 2023 का है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ना। इसकी मैंने एक लगाई थी टेबल, शायद ऊपर ये रहा, है ना। तो ये एसडीआई मान और संकेतकों में वर्ष 2022 और 23 के बीच परिवर्तन क्या क्या हुआ उसको लेकर ये है। उसके साथ ही हम इसकी जो है वो देख लेंगे, ताकि संभावित प्रश्नों पर भी चर्चा हो पाए, है ना। तो 2022 और 2023 जो अभी का इंडेक्स है, ये तो शायद अभी 2023 वाला अभी आया है, मार्च में या मई में 2025 में ही आया है। रैंक 133 है 2022 में, वहाँ 135 लिखी हुई थी, इसलिए वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया था, है ना। तो वहाँ 135 थी 2022 में 133, और 2023 में अभी जो है 130 है। अभी क्या है 130 है ना। तो
ये 130 और एसडीआई जो मान है, एसडीआई मूल्य है वो ये 0.676 था, जो अभी जो है 0.685 है ना, ये ध्यान रखें आप। बाद में जीवन प्रत्याशा की बात करें तो ये 71 थी 2022 में, जो कि अभी 72 वर्षों में बात हम कर रहे हैं। अपेक्षित स्कूली शिक्षा के वर्ष देखें तो 12 और अभी कुछ 12 से 13 के करीब मान लें ना, या कमी, इसमें कमी हुई है ना अपेक्षित शिक्षा के वर्षों में। औसत स्कूली शिक्षा के वर्ष जो भी इसमें बढ़ोतरी हुई है ना। और जो पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये 2021 में 8,475 और अभी $9,046 है। ठीक है, तो ये इंडेक्स था, आपको पता होना चाहिए कि इसमें 3 जो है वो फैक्टर होते हैं। एक तो हेल्थ होती है, हेल्थ, और हेल्थ के बाद में शिक्षा में भी 2 होती हैं, अपेक्षित और अपेक्षित शिक्षा के वर्ष, औसत शिक्षा के वर्ष। इसके साथ पीसीआई पर कैपिटा इनकम की बात हम करें, जो कि 2023 के अनुसार तो 9,046 यूएस डॉलर में है। ठीक है, ये वाले। और इसके साथ आप ये बात भी ध्यान रखें कि अपने आजकल जो प्रश्न काफ़ी डीप में आते हैं, तो और क्या बात ध्यान में रख सकते हैं अपन, और आप लोग ये ध्यान में रख सकते हो कि ये जो मैंने हेल्थ बताया उसमें जीवन प्रत्याशा, हेल्थ से मेरा मतलब जीवन प्रत्याशा। ठीक है, अब इसको अलग से न लें, हेल्थ से मेरा मतलब जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर और पर कैपिटा इनकम। तो हम बात कर रहे थे एसडीआई 2025 यानी 2023 वाले की, और इसमें हम देख रहे थे हमारी सबसे पहले तो पड़ोसी देशों की आप बात ध्यान में रखें, और इसमें भी आप ज़्यादा उनकी रैंक ना देखें, रैंक याद करना पाना मुश्किल होता है। आप तो बस ये रखें कि ऊपर कौन है और नीचे कौन है, ऊपर और नीचे कौन है। तो ऊपर कौन है हमसे और नीचे कौन है एसडीआई में, जैसे हमारी रैंक 130 है, तो फिर ऊपर और नीचे इसके अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं। ऊपर की बात अगर हम करें तो हमसे ऊपर है चाइना, चाइना की रैंक अच्छी है हमारी हमसे। इसके साथ श्रीलंका की भी रैंक हमसे अच्छी है। इसके साथ भूटान, बांग्लादेश की नहीं, भूटान की रैंक हमसे अच्छी है। बांग्लादेश तो हमसे बराबर है, एक और बना लेते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ तो नहीं दिखेगा, बराबर मान लीजिए आप, बराबर बांग्लादेश और इंडिया की बराबर है, तो बांग्लादेश बराबर इंडिया के, तो बराबर। ऊपर कौन है, चीन, भूटान और श्रीलंका, पड़ोसी देशों की चीन, श्रीलंका और भूटान, बराबर बांग्लादेश। और फिर नीचे कौन है, हमसे नीचे है नेपाल, नीचे कौन है, नीचे नेपाल है। नेपाल के बाद में अगर आप म्यांमार, वहाँ आपको एक और हमने जैसे पहले या दूसरे वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें ये पूछा हुआ था कि नेपाल की रैंक हमसे अच्छी है या बांग्लादेश की हमसे बुरी है। तो उसी तरीके से जब प्रश्न आएगा तो आप, अगर आपको पता होगा कि ऊपर कौन है, चीन, भूटान, श्रीलंका, और हमसे नीचे है नेपाल, म्यांमार, और कौन बच गया पीछे, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान, ये पाकिस्तान। तो आप उस प्रश्न को अच्छे से कर पाएंगे ना। ये शायद उसकी 160वीं रैंक है पाकिस्तान की। तो ऊपर की ध्यान रखें आप, चीन, भूटान, श्रीलंका, नीचे है, नीचे नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, और बराबर बांग्लादेश। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखें। बाकी तो आप सब इससे परिचित होंगे, एक तरीके से प्रश्न था तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, क्योंकि आजकल प्रश्न गहराई से बन रहे हैं इसके। कभी जैसे रैंक परिवर्तन हो रही हैं, तो कभी इसकी जो है वो पड़ोसी देशों से तुलना, और खासकर ब्रिक्स के भी आप देख लेना, अगर इसमें है इंक्लूड तो ब्रिक्स देशों से भी इसकी तुलना ये आप देख लेना। बाकी ये सब आप लोग सारणी के माध्यम से देख ही रहे हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो काफ़ी इतना इस प्रश्न के लिए, तो आगे बढ़े। टेबल आप देख रहे होंगे, टेबल एक बार देख लीजिए, फिर अपन अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ है अगला प्रश्न, यही है ना, MPI, मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स से प्रश्न है हमारा। तो भारत की बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए।
चलिए ध्यान दे देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2013-14 में 29.17% से कम होकर 2022-23 में 11.28% हो गया। हो गया है क्या? दूसरा क्या स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। भारत में एमपीआई के सभी 12 सूचकों में प्रभावी सुधार अंकित किया है। अच्छा, भारत के लिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है वो नीति आयोग जारी करता है। बिल्कुल नीति आयोग जारी करता है, ये बात सही है। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें भी 3 फैक्टर देखे जाते हैं, जैसे वहाँ देखे जा रहे थे ऐसे ही इसमें भी 3 फैक्टर देखे जा रहे हैं, जिसमें हेल्थ है और क्या है, एजुकेशन है और क्या है, और लाइफस्टाइल है, जीवन स्तर है। ठीक है, तो हेल्थ, एजुकेशन और लाइफस्टाइल, जीवन स्तर कैसे देखते हैं तो इसमें कुल 12 संकेतक है। जो वर्ल्ड के लेवल पर निकलता है उसमें शायद 11 है और इसमें एक 12 शामिल है, जिसमें एक 11 शायद बैंक अकाउंट इसमें अलग से ऐड है, इन्होंने किया है, ये इंडिया वालों ने किया कि बैंक अकाउंट है, उससे भी अपन मापेंगे कि कितने गरीब है कितने नहीं है। और ये 3 संकेतक है। शिक्षा में जैसे वहाँ अपन ने एसडीआई में देखा था, वहाँ औसत और अपेक्षित थे, यहाँ अब उपस्थिति देखी जाती है, अटेंडेंस देखी जाती है, तभी तो ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं मिड डे मील वगैरह, उपस्थिति बढ़ाने के लिए। और वहीं स्वास्थ्य में यहाँ पोषण और शिशु मृत्यु दर देखी जाती है, एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक अगर आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़े सही दे रखे हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, 12 संकेतक है बिल्कुल, और ये हमारे लिए एमपीआई जो है वो नीति आयोग जारी करता है, बिल्कुल ये भी बात चाहिए, और तीनों कथन सत्य है। और अगर बात करें 2025 में गरीबी दर की, तो अब मोदी जी कहते रहते हैं गरीबी घट गई है, अब कितनी घट गई है तो शायद 16.4%, 16.4 के करीब % जो है वो गरीबी अभी इस तरह 2025 की बात कर रहे हैं, इतनी है। ठीक है, और वैश्विक जो विश्व स्तर पर है वहाँ 1.1 अरब के करीब लोग हैं वो गंभीर बहुआयामी गरीबी में हैं। शीर्ष राज्यों की बात करें तो आप शीर्ष राज्य में आपको बिहार नाम याद आएगा, लेकिन यूपी है, ध्यान रखें आप। कौन है? यूपी। ठीक है, तो हमने इसकी बात की, और इसमें सबसे कम गरीबी की बात करें नीति आयोग, केरल जो है वो है, आपको पता है ना। तो भारत की प्रगति की बात हम कर ही रहे हैं, और वो प्रगति के आंकड़े आपके सामने। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ये सतत विकास लक्ष्यों को लेकर है। ये राजस्थान वाला आ गया क्या है? चलो डिस्कस तो कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं, इकॉनमी से जुड़ा प्रश्न है। अभिकथन ए, असर्शन और रीजन। अच्छा, सतत विकास लक्ष्यों के भारतीय सूचकांक में राजस्थान का समग्र स्कोर वर्ष 2020-21 60 से बढ़कर 2023-24 में 67 रहा, जिससे राज्य की स्थिति परफॉर्मर्स से फ्रंट रनर श्रेणी में हो गई। तो आपको ये पता है ना स्प्रिंट में कौन है फ्रंट रनर, कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ये बातें ध्यान होनी चाहिए। और दूसरा रीजन क्या दे रखा है? इस सूचकांक में राज्य ने सतत विकास लक्ष्य 7 स्वच्छ एवं किफायती ऊर्जा में उल्लेखनीय प्रगति की है और 100 का पूर्ण स्कोर अर्जित किया है। इसी तरह लक्ष्य 1, 12, 5 और 10 में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। देखो, इस प्रश्न को करने से पहले आपको सबसे पहले तो जो एसडीजी हैं वो ऐसे याद होने चाहिए। अगर एसडीजी आपको याद है, पहली शर्त, उसके बाद में एसडीजी इंडेक्स आपको इंडिया का और राजस्थान का एसडीजी इंडेक्स जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप इस सवाल को अच्छे से कर सकते हैं, कॉमन सेंस से कर सकते हैं, अगर आपको एसडीजी इंडिया इंडेक्स पता है तो। कैसे? क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पे सोलर एनर्जी को लेकर, यानी ये स्वच्छ एवं किफ़ायती ऊर्जा,
अगर आप सुनने को इच्छुक है तो मैं एक बार एसडीजी इंडेक्स बोल सकता हूँ। अगर मैं सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी जो हमारे 17 गोल्स हैं, यहाँ अगर उनका विवाचन करूँ तो पहले पर जो है वो गरीबी का अंत है। आप सुन लीजिए एक बार, है ना। मेरे तो क्या टेबल के आगे ही लगाया हुआ है, तो मैं उसको देख के ही आपके सामने बोल रहा हूँ, तो आप सुन लीजिए एक बार। गरीबी का अंत पहला। दूसरा है भूखमरी समाप्त करना। तीसरा आरोग्य एवं कल्याण, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चौथा। पांचवा लैंगिक समानता। छठा है वो शुद्ध जल एवं स्वच्छता से रिलेटेड। सातवां किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, ये वाला शुद्ध किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। उसके बाद आठवां जो है सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास। और नौवां जो है उद्योग नवाचार अवसंरचना से रिलेटेड है। 10वां असमानताओं में कमी लाना। 11वां संधारणीय शहर एवं समुदाय। 12वां उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन। 13वां जलवायु कार्यवाही से है रिलेटेड है। और 14वां जल में जीवन और फिर भूमि पर जीवन 15वां। और 16वां शांति न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं। फिर 17वां लक्ष्यों के लिए भागीदारियां। तो ये आप भी इस तरीके से अपनी टेबल जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं उसके सामने एसडीजी गोल्स ज़रूर इस तरीके से एक सारणीबद्ध तरीके से लगा के रख दें सामने, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा उसका, जैसे ये मैंने भी ये ऐसे बहुत साल पहले लगाया था, तो आप ये ऐसे लगा सकते हो ताकि आपके मन मस्तिष्क में घूमते रहे एसडीजी गोल। आने वाले जो मेंस आरएस मेंस है और पीएसआई उसमें एसडीजी को लेकर 208 सवाल जरूर बनेंगे, क्योंकि ये जो अरावली का मुद्दा है वो चर्चा में है, और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वहाँ एसडीजी आ ही जाते हैं, वो हमेशा पास में रहते हैं। तो हमारे प्रश्न पर आते हैं। आपने एसडीजी गोल्स सुने होंगे और आपको याद भी होंगे, और अब ये इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये प्रश्न अपन देख लेते हैं। तो इंडेक्स में जो बात थी 2021 और 60 से बढ़कर और से ये 67 वाली, तो ये बात सही है। और दूसरा जो रीजन दे रखा है तो स्वच्छ एवं किफ़ायती ऊर्जा हो, और इन दोनों में स्वच्छ एवं किफ़ायती ऊर्जा में प्रगति की और 100 का पूर्ण स्कोर अर्जित किया, बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ जो पहला लक्ष्य है हमारा जो गरीबी का अंत करने से रिलेटेड है, और 12वां जो कि उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन से रिलेटेड है, वहीं 5वां जो है लैंगिक समानता जेंडर इक्वलिटी, और 10वां जो है वो असमानताओं में कमी लाने से रिलेटेड है। तो इन सब में हमने उल्लेखनीय प्रगति की, और इस कारण हमारा जो स्कोर है वो 60 से बढ़कर 60 से बढ़कर 67 हो गया। इस कारण जो है वो दोनों सत्य है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण कहाँ दे रखा है, ये रहा ना, यही उसका आंसर हो जाएगा, है ना। और बाकी एसडीजी को आप पढ़ें, मैं इसकी अलग से पीडीएफ नवयुग एकेडमी की टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। मैंने भी कोशिश की है यहाँ थोड़ी लगाने की, लेकिन आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा। और एसडीजी 2025 भी ध्यान में रखें आप, जिसमें शायद फर्स्ट पर झुंझुनू है, फर्स्ट पर झुंझुनू है, और सेकंड पर चित्तौड़गढ़ है जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, और राजसमंद है तीसरे स्थान पर, और चौथे पर नागौर है शायद इस बार, और फिर 5वें पर अजमेर है ना। और आप इसको भी देख सकते हैं, जैसे इस बार जो है वो यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा ये, पर जो कौन से गोल में किस तरीके की प्रगति हुई है वो यहाँ दिख रखी है मैंने, तो आप इसको ज़रूर देखें। मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। बाकी ये नॉर्मल आप ये ध्यान रखें, झुंझुनू चित्तौड़गढ़ राजसमंद नागौर अजमेर, ठीक है। तो इसमें दोनों सही है प्रश्न के अनुसार। अब अगला प्रश्न कौन सा है देख लेते हैं। अगला प्रश्न एलपीजी रिलेटेड है ना। 96 निम्न में से कौन सा नीतिगत उपाय वैश्वीकरण का भाग नहीं है? कौन सा नीतिगत उपाय वैश्वीकरण का भाग नहीं है? ग्लोबलाइजेशन। देखो एलपीजी जो रिफॉर्म हुए थे, उन एलपीजी रिफॉर्म को आपको पता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये प्रश्न हमारा ग्लोबलाइजेशन से है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा इसमें भाग नहीं है। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, पहले मार्केट बंद था, एलपीजी में ग्लोबलाइजेशन होने का मतलब मार्केट खुला है।
तो मार्केट खुला है मतलब विनिमय दर समायोजन रुपए की परिवर्तनीयता पॉसिबल है कि नहीं है पॉसिबल? तो ये तो है, ये होगा तभी तो व्यापार होगा, तभी तो मार्केट ओपननेस का फायदा मिलेगा। ये तो सही बात है। आयात उदारीकरण, आयात उदारीकरण, आयात और निर्यात बढ़ेंगे तभी तो व्यापार बढ़ेगा। अगर आयात के उदारीकरण का मतलब है, पहले तो हम बिल्कुल हमने दरवाजे बंद कर रखे थे चारों तरफ, लेकिन जो एलपीजी रिफॉर्म हुए, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो आयात का उदारीकरण हुआ ना। तो आयात का उदारीकरण होगा तभी व्यापार बढ़ेगा, तभी तो मार्केट बढ़ेगा। तो ये भी इसमें शामिल है, इसका भाग है ग्लोबलाइजेशन का। सार्वजनिक क्षेत्र के, अच्छा, पब्लिक सेक्टर के उद्यमों का विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। डिसइन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? यानी आप किसी प्राइवेटाइजेशन की तरफ है। भाई यहाँ लिख कर ही दे दिया कि विनिवेश यानी प्राइवेटाइजेशन, तो ये वाला ग्लोबलाइजेशन में कैसे जाएगा? ये तो प्राइवेटाइजेशन में ही जाएगा, है ना। तो अपना उत्तर भी मिल गया, ये 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश यानी प्राइवेटाइजेशन, ये तो एक तरीके से पीएसयू को प्राइवेटाइजेशन है, और प्राइवेटाइजेशन वाला प्राइवेटाइजेशन में जाना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन का पार्ट नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विदेशी पूंजी के लिए खोलना, बिल्कुल एफडीआई आ रहा है, और एफडीआई आ रहा है इसका मतलब क्या है? यही तो ग्लोबलाइजेशन है। वैश्विक कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? यही तो वैश्वीकरण का चरम रूप है कि नहीं? तो ये 96 का आंसर जो है हमारा यही हो जाएगा, 3 नंबर। और अब हमारा अगला प्रश्न है, वो भी किस बारे में ही पढ़ लेते हैं यार। 1991 में भारत में वित्तीय संकट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, वित्तीय संकट, अच्छा, यही इसी के बाद ही तो एलपीजी का रिफॉर्म हुए 1991 में, तो उसी का पहला पड़ाव इन्होंने यहाँ पूछा है। सरकार विदेशों से उधारी का पुनर्भुगतान करने में समर्थ नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी समर्थ। हमारे पास लगभग हफ्ते भर की तो आयात के लिए चीजें बची थी, पुनर्भुगतान कहाँ से करेंगे? आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमत से संकट और बढ़ गया था, बिल्कुल। आवश्यक वस्तुओं की जो हमारी आवश्यक चीजें हैं, उन आधारभूत चीजों के लिए संकट बढ़ गया था, बिल्कुल। भारत वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की शर्तों से सहमत नहीं था। अरे सहमत था, होना पड़ा था सहमत, साहब क्या करें, कूटनीति सहमत तो था, बिल्कुल यही अपना आंसर हो जाएगा। ये कथन सही नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार उस स्तर तक गिर गया था कि अधिकतम 2 सप्ताह, बिल्कुल 2 सप्ताह तक आयात के वित्त पोषण के लिए ही पर्याप्त था, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो ये अपना वित्तीय संकट जो 1991 में रिफॉर्म हुई, उसके बाद में एलपीजी, और एलपीजी से जुड़ा ही एक ग्लोबलाइजेशन का प्रश्न भी हमने देख लिया। ये सारे कॉमन सेंस के सवाल है, कुछ फैक्चुअल सवाल है, उन सारे प्रश्नों को हम सतही और दोनों जैसी आवश्यकता है उसके अनुरूप देख रहे हैं, और विस्तार से भी देख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है इस, है ना। 98 प्रश्न हमारा, इसको भी देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सार्वजनिक वस्तुओं के बारे में सही नहीं है? सार्वजनिक वस्तुएं, या सार्वजनिक वस्तुओं का मतलब एक संकुचित अर्थ न समझे। पब्लिक गुड्स कोई भी हो सकती है। पब्लिक गुड्स का मतलब आप शाम को जाते हैं या आप जाती हैं, और कहाँ जाती हैं आप? पार्क में टहलने के लिए जाती हैं, तो वो भी क्या है? पब्लिक गुड्स है। आप जाती हैं, कोई दूसरा आता है, वो भी आ सकता है, कोई तीसरा भी आ सकता है, कोई मनाही नहीं है क्योंकि पब्लिक गुड्स है ना। वैसे ही जैसे आप कोई गली से गुजरते हैं, और गली से गुजरते हैं तो आपके ऊपर स्ट्रीट लाइट पड़ती है, और वो स्ट्रीट लाइट क्या है? पब्लिक गुड्स है। ऐसे नहीं कह सकते कि इस लाइट में उपयोग मैं करूँगी या मैं करूँगा, तो ये क्या है? पब्लिक गुड्स है। तो वैसा ही हमारा सवाल है, सार्वजनिक वस्तुएं उपभोग में गैर प्रतिद्वंदी होती हैं, इसमें कोई प्रतिद्वंदता नहीं है, गैर प्रतिद्वंदी है, ये तो सीधी बात है। सार्वजनिक वस्तुएं उपभोग में गैर अपवर्जी होती है, नहीं, कोई गैर अपवर्जी नहीं होती, कोई भी उपभोग कर सकता है। सार्वजनिक वस्तुओं पब्लिक गुड्स में निःशुल्क सवारी की समस्या होती है, और निःशुल्क सवारी हिंदी वालों ने थोड़ा फ्री राइडर जो है, जैसे आप पार्क है, तो मान लो कोई अच्छा पार्क है, इसमें कुछ बढ़िया सुविधाएं हैं, और ऐसी सुविधाओं का लाभ हर कोई लेना चाहता है, तो निःशुल्क सवारी की समस्या तो होती है। यहाँ लोग बहुत ज़्यादा आएंगे तो समस्या तो पैदा हो ही जाएगी।
निःशुल्क सवारी की समस्या समूह के आकार में बढ़ोतरी होने से कम हो जाती है। समूह का आकार, चोनू मोनू आपके 2, आपने पैदा किए 4, ऐसे ही हजारों ने किए, और इस तरीके से जनसंख्या जब बढ़ जाती है, समूह बड़ा हो जाता है, तो उससे फ्री राइडर की कमी होगी, सारे पार्क में जाएंगे फिर तो, और फिर बढ़ोतरी होने से कम कैसे होगी, समस्या तो बढ़ेगी। लोगों को क्या चाहिए? फ्री, सारी चीज़ें फ्री दे दो उनको, और फ्री दे दो, यही क्या है? फ्री राइडर की समस्या है। तो सही नहीं है, यही सही नहीं है आपका। आकार में बढ़ोतरी होने से कम कैसे हो जाएगी? बढ़ेगी समस्या तो, है ना। जैसे इसी तरह जैसे फ्रीबीज होते हैं हमारी, उसी से रिलेटेड इस प्रश्न को करें आप, तो फ्रीबीज के बारे में सोच सकते हैं आप, किस तरीके से वो भी एक फ्री राइडर की समस्या है। अगला प्रश्न कौन सा आ गया, इसको भी अच्छे से कर लेते हैं, है ना। ये तो ठीक ठाक सारे प्रश्न काफ़ी एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के लिए 1991 में, ऐसे तो बहुत सारी है, लेकिन 1991 में निम्न में से कौन सी समिति की स्थापना की गई थी? 1991 की बात हो रही है। 1991 में 1991 में जो समिति की स्थापना की गई वो नरसिम्हन समिति फर्स्ट ये थी। 1998 में नरसिम्हन समिति सेकंड थी। ये बैंकिंग विलय से रिलेटेड थी, बैंकों का विलय, है ना। और ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण और जो फाइनेंस सेक्टर है इसी को लेकर इसको बनाया गया था। बाद में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए भी इसने भी सिफारिश दी थी, बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर नेशनलाइज, और इसने कहा था कि राष्ट्रीयकरण मत करो बैंकों का, है ना। तो ये 1991 में, और सेकंड 1998 में ये वाली नरसिम्हन समिति सेकंड। तो ये बैंकों के विलय से रिलेटेड थी, और राष्ट्रीयकरण और फाइनेंस सेक्टर में रिफॉर्म कैसे हो और क्या हो उसको लेकर थी। इसके साथ आप ये याद भी रखें, जो सिविल स्कोर आपका चलता है ना, उसकी सिफारिश नरसिम्हन समिति फर्स्ट ने ही की थी। इसके साथ इसने बोला था कि सीआरआर, जो बैंकों का सीआरआर है, एसएलआर है, उसको कम रखो, यानी बैंक ज़्यादा लोन दे पाए, बैंक ज़्यादा कमा पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट बैंक होने चाहिए इसने कहा, कुछ विदेशी बैंक भी होने चाहिए, है ना। और इसके साथ पब्लिक सेक्टर बैंक जो होते हैं, नरसिम्हन समिति फर्स्ट ने कहा कि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं उसमें जो सरकार की हिस्सेदारी है वो 51% तक कर दो। वहीं फिर नरसिम्हन सेकंड साहब आए और उन्होंने बोला कि 51% से घटाकर आप तो 13 या कितने 37% बोला था शायद, है ना, शायद हाँ इतना ही बोला था, ये इतने % कर दो। तो और एनबीएफसी को नरसिम्हन सेकंड ने ये भी बोला था कि एनबीएफसी उसको आरबीआई के रेगुलेटिंग दायरे में लेकर आओ, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। जो एनबीएफसी है, जब आरपीएससी क्या आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है तो इसको एनबीएफसी की ध्यान में रखता है, ताकि इस पर कोई बर्डन ना बढ़े। तो ये एक तरह की सीमा के रूप में आ जाती है। आगे एक प्रश्न भी है शायद ऐसा, उसके साथ डिस्कस करेंगे इसको, है ना। तो आप ये ध्यान रखें। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं ना, इसका हो गया उत्तर। अगला प्रश्न हमारा, ये तो हो गया ना, वापस कहाँ से आ गया, ये तो हो गया ना, अच्छा एक बार वापस हो गया शायद प्रिंट, चलिए कोई नहीं, ये कर लेते हैं 100, ये हमारा शतक। ये जो प्रश्न है वो है वस्तुओं और सेवाओं पर कर प्रणाली में आगत कर क्रेडिट की व्यवस्था का क्या प्रभाव होता है? आगत कर क्रेडिट, आगत कर क्या, ये इसको आप आईटी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात हो रही है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात हो रही है। तो वस्तुओं और सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ेगा? गुड्स एंड सर्विसेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ सिर्फ गुड्स और सर्विसेज लिखा है, इस पर प्रभाव देखना है आपको, और प्रश्न के हर एक शब्द को अंडरलाइन करना है, और उसके साथ उसके कीवर्ड को समझना है, कीवर्ड पर जोर देना है। अगर कीवर्ड पर जोर नहीं दोगे तो क्वेश्चन सब जोर निकाल देगा आपका, क्योंकि सवालों की प्रकृति ऐसी है, मजाक की बात नहीं। इससे दोहरे कराधान से बचने में सहायता मिलती है, दोहरे कराधान से बचने में सहायता मिलती है, बिल्कुल ये सही बात है।
है ना। अच्छा, इसका एक ही है क्या, नीचे कोट नहीं है, फिर तो हम कोट देते हैं इसको, यही उत्तर हो जाएगा इसका। इससे कर अपवंचन को रोकने में सहायता मिलती है क्या? कर अपवंचन को इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे रोक सकता है? ये ये तो करों का सरलीकरण है एक तरीके से देखें तो। कर सुधार, कर रिफॉर्म, इससे कर व्यवस्था प्रगतिशील हो जाती है। प्रगतिशील तो इस तरीके से पहले ही थी, प्रगतिशील कैसे होगी? इससे सरकार के कर राजस्व में वृद्धि होती है। कैसे? इससे तो वृद्धि नहीं होगी, ये तो हल्के से हल्के फुल्के स्टेटमेंट है ना। तो हमने तो पहले में ही कैच कर लिया, तो हमारा उत्तर भी हो गया। ठीक है, तो हमारा उत्तर 1 नंबर हो जाएगा। दोहरे कराधान, ये हमने पहले वीडियो में ही इसको डिटेल में डिस्कस किया है आईटीसी को। इस तरीके से आपको लग सकता है कि मैं विस्तार से सारे प्रश्न डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले 2 वीडियो में इनको सारे कॉन्सेप्ट को गहराई से डिस्कस कर लिया। शायद वो एसडीआई भी हो, एसडीआई तो शायद नहीं था, लेकिन ये इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था जिसमें मैंने एग्जाम्पल दे के भी बताया था कि किस तरीके से जब आप जो कर इनपुट के समय दे देते हैं, जब कोई आप वस्तु ले लेते हैं तो आउटपुट के समय वो कर घटा देते हैं। और हमने एक उदाहरण भी लिया था, और ऐसे कई सारे प्रश्न जो हमने किए थे, इसलिए मैं सिर्फ हल्का फुल्का आपको संकेत करते हुए प्रश्न मार्क कर रहे हैं। और इस तरीके से कुछ नए प्रश्न होंगे तो उन पर विस्तार से भी डिस्कशन करेंगे, है ना। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, और आप 2 वीडियो जरूर देखेंगे। ये क्या हो गया, चलो अच्छा ठीक है। हमारा अगला प्रश्न जो बजट घाटों से रिलेटेड है ना, बजट घाटे, इसको डिस्कस कर लिया जाए। वैसे तो पिछले 2 वीडियो में ये प्रश्न 2 से 3 बार आ चुका है। आर एस प्री में तो नहीं था शायद, लेकिन इससे जो पहले का प्रश्न पत्र था उसमें था, और आर एस प्री में तो 27 सवाल था, और फिर ये, और इससे पहले एक और सवाल, और इसके बाद में ये इसमें भी आएगा जेल प्रेरी। और क्योंकि 2-4 टॉपिक्स फिक्स हैं इनके सवाल बनाने के, आप अगर वीडियो देखेंगे तो पैटर्न समझ में आ जाएगा आपको कहाँ से प्रश्न बन रहा है, और जो प्रश्न बन रहा है उसी से रिलेटेड अगला प्रश्न बन रहा है। चलिए बजट ये अपन कर लेते हैं, ज़्यादा बातें नहीं। सूची 1 और सूची 2। पहले तो बजट घाटा दे रखा है। बजट घाटा तो अभी शून्य चल रहा है। बजट घाटा क्या होता है? सिंपल बजट घाटा होता है। क्या होता है? कुल व्यय और कुल प्राप्तियां, उसी का अंतर क्या होता है? बजट घाटा होता है। तो ऐसा कहीं दिख रहा है तो उसको मिला लेते हैं अपन। ये रहा ना, कुल व्यय और कुल प्राप्तियां, है ना। तो कुल व्यय और कुल प्राप्तियां, ये बजट घाटा हो गया। राजस्व घाटा जो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, राजस्व घाटा, और एक प्रभावी राजस्व घाटा, उसको भी देख लेंगे थोड़ा। तो प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर ही क्या होता है राजस्व घाटा, ये रहा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटे का सीधा मतलब है कि सरकार ने लोन कितना लिया है, सरकार पर लोन कितना है, यही तो राजकोषीय घाटा है कि सरकार ने कितना लोन लेकर अपने घाटे को पूर्ति करने के लिए। तो ये रहा सबसे बड़ा कुल व्यय, और मुख्य घाटा ये है जो राजकोषीय घाटा, जो ये मुख्य घाटा कब से हुआ, तो 90, आप याद रखें 1997 में सुखमें चक्रवर्ती की सिफारिश के आधार पर इसको राजकोषीय घाटे को मुख्य घाटा, तो सरकार का मुख्य घाटा डिक्लेयर किया गया। तो ये कुल व्यय और राजस्व, कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां और गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां। गैर ऋण से पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी होती हैं? एक तो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, विनिवेश, विनिवेश जो होता है, और दूसरी चीज़ क्या होती है? वसूले गए ऋण, जो सरकार से ऋण मिले, वसूले गए ऋण, यही क्या होती हैं? गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां, इनका योग, इनमें से व्यय घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? राजकोषीय घाटा आ जाएगा। और इसमें से अगर ये लोन वाली चीज़ें हटा लें, यानी जो सरकार लोन जो है बाहर से जो लोन ले रही है उसको घटा दें तो प्राथमिक घाटा आ जाएगा। यानी राजकोषीय घाटे में से जो विशुद्ध ब्याज दायित्व हैं, जो विशुद्ध ब्याज लाइबिलिटीज़ हैं हमारी, लोन जो डेब्ट ब्याज दायित्व है, उनको अगर घटा दें तो राजकोषीय घाटा जो है वो प्राथमिक घाटा आ जाएगा। तो ये अपना आंसर हो गया, इसको मिला लेते हैं, इसका कहाँ है। और प्रभावी राजस्व घाटे की मैं बात कर रहा था। प्रभावी राजस्व घाटे की बात करें तो देखो, राजस्व घाटा में क्या होता है कि सरकार क्या करती है? सरकार करती है कुछ, जैसे सरकार
पेंशन देती हैं, सैलरी देती है। उसके साथ सरकार कभी कभी क्या करती है, जो स्कूल है उस स्कूल को ग्रांट्स दे देती हैं, उस स्कूल को ग्रांट्स दे देती हैं, शायद ही साथ में हॉस्पिटल को दे देती है, कोई रोड या कुछ चीज़ें ऐसी बनाने के लिए। तो ये कैसी प्रकृति के हैं, ये एक तरीके से कैपिटल प्रकृति के आ जाते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें जो नई एसेट बन रही हैं। तो इसको कुछ लोगों ने क्या कि इसको आप राजस्व घाटे में मत रखो, इसको अलग से दर्शाओ। तो सरकार ने कहा इसके लिए अपन ला लेते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटे में क्या करेंगे, तो ये जो कुछ दिए गए अनुदान हैं या ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो असेट्स, जिससे असेट क्रिएट हो रही हैं, तो उसके लिए जो ग्रांट्स दिए जा रहे हैं उसमें से वो घटा दें, तो क्या आ जाएगा, राजस्व घाटे में से अगर ये अपन चीज़ें घटा दें राजस्व, तो राजस्व प्रभावी राजस्व घाटा आ जाएगा। यही प्रभावी राजस्व घाटा होता है, इसमें ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं। जैसे मान लेते हैं कि समझ गए आप तो वैसे भी, लेकिन कुछ विद्यार्थी नहीं समझे, जैसे मेरे को 2-3 बार समझना पड़ता है पहले जब मैं पढ़ाई करता था, हालांकि अभी भी करता हूँ। चलिए, तो जैसे मान लीजिए 100 आपका बजट है, छोटी सी सरकार है हमारी, तो रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर लेते हैं। 100 रेवेन्यू डेफिसिट जो बजट है हमारा, उसमें से 100 रुपये में से हमने 37 रुपये जो है, 30 रुपये ग्रांट के रूप में हमने दे दिया स्कूल को, हॉस्पिटल को दे दिया कुछ रुपए, कुछ इसमें से रोड बनाने के लिए दे दिए। ये हमने क्या दिया, ग्रांट्स दे दिए। तो जो फिजिकल डेफिसिट होगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होगा, प्रभावी राजस्व घाटा होगा, वो कितना होगा, 70 होगा। 30 तो क्या है, 30 से तो नई असेट बन रही है, यानी कुछ ना कुछ बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको अपन साथ में नहीं गिनेंगे। ये प्रभावी राजस्व घाटा है। बाकी सारे घाटे तो हमने विस्तार में डिस्कस कर लिए हैं पहले ही। राजकोषीय घाटा हो, प्राथमिक घाटा हो, घाटे का एक प्रश्न आता ही है, और ये मिला लिया गया हमने, राजस्व घाटा, ये प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटे में से विशुद्ध जो ब्याज दायित्व घटा देते हैं, तो वो अपने पास प्राथमिक घाटा निकल के आ जाता है। यानी सरकार जो अभी लोन लिया हुआ उसका कितना % जो हिस्सा है वो लोन, सिर्फ लोन चुकाने के लिए ऋण लिया जा रहा है ना। ये बातें आपको सबको पता है, आप देख लेना, इसको मिला लेना मतलब। और अगला प्रश्न, ये कुछ ट्रिकी सवाल, ट्रिकी तो नहीं कहेंगे इसको। मुद्रा की पूर्ति, मनी सप्लाई क्या होती है। देखो मनी सप्लाई मैंने बहुत बार बताया, मनी सप्लाई जो है वो एक देखो प्रवाह सर, ये क्या चीज़ होती है। प्रवाह का मतलब जैसे आपके पास कुछ पैसा आपने कहीं लगा रखा है, मतलब जैसे मान लो शेयर मार्केट में लगा दिया आपने, और एक पैसा जो आपके पास में जेब में पड़ा है या बैंक में FD के रूप में पड़ा है, तो वो क्या है, वो है स्टॉक सर, वो स्टॉक सर है, और प्रवाह सर जो आपने कहीं लगा रखा है। फिर अब आप इसको समझ गए होंगे प्रवाह सर और स्टॉक सर क्या होते हैं। अब पूछा है कि मुद्रा की मनी सप्लाई क्या है, तो आप सबसे ज़्यादा पैसे जल्दी समय में कौन सा खर्च कर सकते हैं, जो आपकी जेब में बैंक में है या जो शेयर में लगा रखे हैं वो तो काफ़ी टाइम लगेगा, आप ऐसे कभी भी विड्रॉल नहीं कर सकते ना, उसकी तो कोई सीमा होती है, शर्तें होती हैं। तो कौन सा कर सकते हैं, जो आपके पास में, यानी जो स्टॉक सर में किसी समय बिंदु पर, या फिर स्टॉक सर किसी समय अवधि में बिंदु में, यानी अगर आपके पास जेब में पैसा है वो जल्दी खर्च पाएंगे, या फिर जो बैंक में FD में लगा रखा है वो पैसा आप जल्दी खर्च कर पाएंगे। कौन सा पहले खर्च होगा, जो आपकी जेब में, यानी जो किसी समय बिंदु पर, स्टॉक सर किसी समय बिंदु पर, अवधि पर नहीं, अवधि तो फिर वो FD वगैरह वो हो जाती है। यही क्या है, मनी सप्लाई। ये भी यही क्या है, मनी सप्लाई है ना, समझ गए आप। तो ये इसका उत्तर हो गया। बाकी अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये क्या आ गया, अंतर्जात सर, ये एक्चुअली थोड़ा फैक्चुअल मॉडल आधारित सवाल है, लेकिन अगर आप इसको अंतर्जात सर की ओर देख रहे हैं तो मॉडल के बाहर निर्धारित होते हैं। देखो जैसे मॉडल के बाहर जो चीज़ें, जैसे मान लीजिए आपका खेत है या कृषि आपने कर रखी है, तो इस पर कोई अकाल पड़ गया तो ये क्या है, बाहर से चीज़ें निर्धारित होती हैं, कोई आपदा है प्राकृतिक वगैरह। ये जो मॉडल है अंतर्जात सर जो क्या करता है, अंतर्जात का मतलब ही क्या हुआ, अंदर,
अंदर निर्धारित होते, मॉडल के अंदर निर्धारित होते हैं, है ना। आई थिंक आप हिंट से समझ गए होंगे, और इसका उत्तर नंबर 2 हो जाएगा, मॉडल के अंदर निर्धारित होते हैं अंतर्जात से, और मॉडल के बाहर निर्धारित नहीं होते। मॉडल प्रवेश के क्षण में स्थिर नहीं होते हैं, समय अवधि से संबंधित नहीं होते। समय अवधि तो बाहर वाले होते हैं, जैसे जो फसल चक्र से मापते हैं, उसमें सैद्धांतिक सवाल है और स्पेसिफिक सिलेबस रिलेटेड है, तो अंतर्जात से रहा। के बाद हमारा अगला सवाल, अच्छा सवाल, जो काफ़ी जो परीक्षाएं में सिलेबस में भी होता है, और राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जिसे हम कहते हैं, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं ना। इसको एक बार हमने और डिस्कस किया था, एक बार और कर लेते हैं। नेशनल नेट प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, इसको डिस्कस करने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। कौन सी चीज़ें बताएं? तो सबसे पहले तो आप इसको देखें कि फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। देखो, अपन जो है वो राष्ट्रीय आय की गणना 2 आधार पर करते हैं। एक बार इसको नीचे ले लेते हैं। नेशनल इनकम जो होती है उसको एक तो अपन करते हैं नेशनल नेट प्रोडक्ट जो फैक्टर कॉस्ट के आधार पर, और एक करते हैं मार्केट प्राइस के आधार पर। मार्केट प्राइस में क्या होता है, टैक्स जुड़ा होता है, टैक्स जुड़ा होता है। यहाँ टैक्स जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें टैक्स नहीं होता, माइनस होता है। कैसे होता है इसको विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ये साधन आय जिसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। फैक्टर का मतलब यहाँ 4 फैक्टर होते हैं। अगर आप ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, ये अगर आप समझ गए तो फिर आगे आपको सवालों में दिक्कत नहीं आएगी। और इस फैक्टर से क्या मिलता है इकोनॉमी को, या क्या मिलता है देने वाले को। एक मिनट। फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर है हमारे लेबर। बात हम जब लेबर की करते हैं तो लेबर जब काम करता है तो उससे क्या मिलती है, मजदूरी। क्या मिलती है, मजदूरी। उसी प्रकार दूसरा इसका जो फैक्टर है, 4 फैक्टर होते हैं, एक लेबर है, दूसरा कैपिटल है। आपने कहीं पूंजी लगाई, मान लो आपने पूंजी लगाई किसी दूसरे देश में, आप बड़े आदमी हैं और आपने मल्टीनेशनल कंपनी की अपनी ब्रांच के रूप में अफ्रीका में एक फैक्ट्री खोल दी, तो आपको क्या चाहिए, आपको कैपिटल लगाया तो आप ब्याज की अपेक्षा करेंगे। या आप कहीं बड़े दुबई में काम करते हैं और आपने ज़मीन खरीदी और उसको रेंट पे दे दिया, यानी ज़मीन के बदले आपको क्या मिला, रेंट। और ये सब के बदले में आप क्या चाहेंगे, यानी एक एंटरप्रेन्योर क्या चाहेगा, तो एंटरप्रेन्योर चाहेगा प्रॉफिट। यानी आपको ये 4 फैक्टर याद रखने हैं, और इन फैक्टर के आधार पर आपका सवाल हो जाएगा। कौन से 4 फैक्टर है, थोड़ा हॉलिस्टिक वे में रखना है, संकुचित नहीं। लेबर, कैपिटल, लैंड और एंटरप्रेन्योर। लेबर यानी आपको मजदूरी, कैपिटल ब्याज, लैंड तो रेंट, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट। देखो, और ये जो जितने भी 4 फैक्टर हैं ये जो लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योर, तो अब इनको अपन एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के आधार पर रख के देखते हैं, है ना। बस ये हो गया, समझो। सवाल में ही आ जाते हैं। ये जो एनएनपी होती है आपको पता है यही राष्ट्रीय आय होती है। जब इनको एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के आधार पर जब इसमें पॉपुलेशन का भाग दे दें तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। यही तो क्या है, राष्ट्रीय आय होती है। इसको अपन फैक्टर कॉस्ट के आधार पर भी निकालते हैं और मार्केट प्राइस पर भी निकालते हैं। यहाँ अपने को फैक्टर कॉस्ट ही आ रही है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब अपन क्या समझे, वो 4 कारक कौन से, लेबर, कैपिटल, लैंड और एंटरप्रेन्योर। अच्छा, तो लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योर, इनको, और मैंने एक और चीज़ बताई कि इसमें स्टेटमेंट से देख लेते हैं। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस मूल्यह्रास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, विदेश से शुद्ध साधन आय। देखो, विदेश से शुद्ध साधन आय आपको क्या फैक्टर कॉस्ट में मिलेगी। विदेश से शुद्ध साधन आय मतलब आपने कहीं मान लो अपनी पूंजी यानी अपनी कैपिटल, मैंने वो जो 4 चीज़ें बताई, लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योर, उनमें से आपने कैपिटल किसी दूसरी
देश में लगा रखी है, कोई कंपनी फैक्ट्री खोल रखी है, तो वहाँ से जो आपको कमाई होगी वो क्या नेशनल इनकम में नहीं आएगी क्या? नेशनल नेट प्रोडक्ट फैक्ट्री कॉस्ट में नहीं गिनी जाएगी क्या? गिनी जाएगी बिल्कुल। तो इस सवाल को कैसे किया जाए? जब ये अपन चीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने क्या बताया कि जो सरकार जैसे में से आप एक चीज़ सोचिए कि इसमें टैक्स तो माइनस होगा, टैक्स प्लस कर देंगे तो इसका मतलब क्या है? टैक्स प्लस क्यों नहीं करेंगे? टैक्स प्लस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि टैक्स तो सरकार का पैसा है, ये राष्ट्रीय आय में नहीं आएगा। फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत में नहीं आएगा। साधन लागत में सिर्फ 4 चीज़ें आएगी, लेबर, कैपिटल, लैंड और एंटरप्रेन्योर। यहाँ कोई भी जिस तरीके से जीडीपी में इस तरीके की आती है चीज़ें टैक्स उसमें जोड़ते हैं मार्केट प्राइस में, यानी फैक्टर कॉस्ट में टैक्स नहीं जोड़ते, यानी टैक्स को घटाना है। तो टैक्स यहाँ जोड़ा हुआ देखा तो उसको ऑप्शन को अपन कट कर देंगे। यहाँ कहाँ देखें टैक्स को जोड़ा हुआ? ये यहाँ टैक्स जोड़ा हुआ तो इस ऑप्शन को अपन कट कर देंगे। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ये घटेगा, ये सरकार के पास जाएगा, इसका मतलब ये फैक्टर कॉस्ट पे नहीं है। तो अगर यहाँ मार्केट प्राइस होता तो यहाँ प्लस कर देते हैं, यानी लेकिन फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत के आधार पर देख रहे हैं। साधन लागत के आधार पर देखने का मतलब है लेबर, कैपिटल, लैंड और एंटरप्रेन्योर, ये चीज़ें आएंगी। सरकार के पास पैसा जा रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। अब एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीडीपी मार्केट प्राइस मूल्यह्रास प्लस ये भी प्लस हो रहा है, ये ऑप्शन भी कट हो गया है ना। टैक्स अपने को क्या करना है? टैक्स अपने को माइनस में रखना है, यानी वो सरकार के पास नहीं जा रहा है, सरकार के पास नहीं जाना चाहिए फैक्टर कॉस्ट में। अगर यहाँ मार्केट प्राइस होता तो हम सरकार के पास जाने देते, वहाँ हम प्लस करते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जो यहाँ कर रखा है, जिसलिए हमने ऑप्शन इनकरेक्ट किया है ना। तीसरा जो है जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास। देखो जब भी नेट आता है, ये नेट जब भी आता है तो हम डिप्रिसिएशन को हटा देते हैं, चाहे वो एनडीपी वो जिसमें इसमें भी अपन क्या करते हैं जीडीपी में से जो है वो डेप्रिसिएशन घटा देते हैं। उसी प्रकार जैसे एनएनपी फैक्टर कॉस्ट जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास, बिल्कुल ये यहाँ देखो माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, बिल्कुल सही, प्लस विदेश से शुद्ध साधन आय। शुद्ध साधन आय मतलब आपने कोई कैपिटल अपनी पूंजी विदेश में लगा रखी है, या आपने कोई लैंड जो है वो मान लो दुबई का मैंने उदाहरण दिया, वहाँ आपने रेंट पे दे रखी है, तो वो भी वहाँ क्या वहाँ की जो इनकम है वो भी अपने यहाँ जुड़ेगी, वो भी क्या फैक्टर कॉस्ट में जुड़ेगी। तो यही ऑप्शन हो जाएगा ना, यहाँ पे घटा हुआ है। और यहाँ भी आप देखो ये शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ना नहीं, ये जोड़ने का मतलब सरकार के पास पैसा जा रहा है, हमें देखनी है फैक्टर कॉस्ट। अगर यहाँ मार्केट प्राइस होती तो हम सरकार के पास जाने देते, लेकिन हम फैक्टर कॉस्ट के आधार पर राष्ट्रीय आय देख रहे हैं, इसलिए एनएनपी फैक्टर कॉस्ट का जो सही फॉर्मूला होगा वो ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। थोड़ा गला जो है बैठा हुआ है, मैं इस वजह से थोड़ा फ्लो नहीं बैठ रहा है, कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। चलिए, है ना, जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीडीपी मार्केट प्राइस जैसे मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन घटा रहे, डेप्रिसिएशन घटाना ही है क्योंकि क्योंकि जब भी नेट की बात आएगी तो आप डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, कभी प्लस मत करना। नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट में जीडीपी मार्केट प्राइस मूल्यह्रास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर विदेश और प्लस क्या विदेश से शुद्ध साधन आए, है ना। तो ये उत्तर नंबर 3 हो जाएगा अपना, है ना। और वो आप ध्यान रखना 4 चीज़ें कौन सी, लेबर, कैपिटल, लैंड और एंटरप्रेन्योर। तो अब ठीक है, शायद इस प्रश्न के लिए काफ़ी है इतना। अब अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो है वो हमारा 144 नंबर है ना। तो 144 नंबर क्या है? अच्छा, निम्न में से कौन सा विदेश से अर्जित शुद्ध साधन आय, अच्छा ये ऊपर वाला है, अभी हमने शुद्ध साधन आय शुद्ध साधन आय है ना करते करते माला जप रहे थे, और वही प्रश्न इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा प्रश्न आगे आ गया। अर्जित शुद्ध साधन आय पूछी है, यानी फैक्टर कॉस्ट पूछी है, और फैक्टर कॉस्ट में हमने 4 चीजें डिस्कस की, कौन सी? लेबर, कैपिटल और एल से ही लैंड और एंटरप्रेन्योर। अब ये चीजें देखनी है आपको, ये चीजें देखनी है। निम्न में से कौन सा विदेश से अर्जित शुद्ध साधन आय का घटक नहीं है? मान लो कहीं लेबर जैसे कैपिटल, आपने कोई विदेश में अफ्रीका में कोई पैसे से एक फैक्ट्री खोल रखी है, आपने कोई दुबई में लैंड रेंट पे दे रखी है, तो आपको उसको पैसा मिल रहा है, वो आय में जो उसमें होगा। जैसे आप कोई एंटरप्रेन्योर है, वहाँ काम करते हैं और आप पैसा भारत भेजते हैं, वो भी इसमें काउंट होगा।
होगा ना, विदेश से अर्जित शुद्ध साधन आय, ये तो अपनी इनकम ही है। और इसमें पूछा है कौन सा नहीं है इनमें से, तो अपन वो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। कर्मचारियों में शुद्ध क्षतिपूर्ति, बिल्कुल आप वहाँ काम करते हैं और पैसा यहाँ भेजते हैं तो वो अपनी आय मानी जाएगी, यानी वहाँ आप एंटरप्रेन्योर के रूप में काम कर सकते हैं। परिसंपत्ति से शुद्ध आय, बिल्कुल आप जैसे कैपिटल, और कैपिटल के प्रति आपको ब्याज मिल रहा है, आपने कहीं पूंजी जो है वहाँ लगा रखी है विदेश में, कहीं पे कोई फैक्ट्री खोल रखी है मान लीजिए। वहीं विदेशों में काम करने वाली निवासी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय, बिल्कुल रिटेंड आय शामिल होती है। जैसे आप मान लीजिए कोई कंपनी आपने वहाँ खोल रखी है और आप उसका जो मान लीजिए उसकी अगर 100 करोड़ इनकम है, तो अगर मान लीजिए 60 करोड़ भी वो वापस वहाँ वहीं री इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनमें से 40 करोड़ आपको भेज रहे हैं, मतलब वो इधर भारत में डाल रहे हैं कहीं, तो वो क्या है, वो अपनी शुद्ध प्रतिधारित आय बिल्कुल इसमें गिनी जाएगी। क्यों, वो इस कैपिटल में आ जाएगा इसलिए गिनी जाएगी। ये 4 चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे, इसको समझ लेंगे, तो फिर सारे सवाल आप कर सकते हैं, ये जितने भी एनएनपी वाले बनते हैं फैक्टर कॉस्ट। और अगर मार्केट प्राइस वाले बनेंगे तो वो तो अपने आप हो जाएंगे, वो इतने ऊपरी लेवल के ही हैं। वहीं शुद्ध निर्यात की बात करते हैं। देखो आयात निर्यात ये क्या है, ये तो जीडीपी का पार्ट है, और हम नेशनल राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये तो जीडीपी का पार्ट हो गया, जीडीपी में गिना जाएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसमें वस्तुएं सेवाएं ये सब शामिल होगा। इसमें लेबर कैपिटल लैंड एंटरप्रेन्योर ये सब थोड़ी आ रहा है, ये शुद्ध निर्यात में कैसे आ सकता है, इसमें तो वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं, ये सब तो जीडीपी में कैलकुलेट हो रहा है ना। तो इसका कोई राष्ट्रीय आय से नेशनल इनकम से लेना देना नहीं है, और शुद्ध साधन आय का घटक तो कैसे हो सकता है। तो ये उत्तर नंबर 4 हो जाएगा हमारा। शुद्ध निर्यात जो है उस आय का, शुद्ध साधन आय का फैक्टर कॉस्ट नेट नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पर घटक नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 145, निगम क्षेत्र के अवितरित लाभों को शामिल किया जाता है। निगम क्षेत्र कॉर्पोरेट सेक्टर की बात हो रही है, जिसमें जो अवितरित लाभ है, अवितरित लाभ कैसे, जैसे मान लीजिए ये कोई रिलायंस की कंपनी है और इसने इसके शेयर होल्डर से कुछ पैसा इनको दे दिया डिविडेंड के रूप में, डिविडेंड के रूप में इनको पैसा दे दिया। अब कुछ पैसा अपने पास रख लिया, तो ये पूछ रहा है कि ये जो उसके अपने पास रखा इसमें क्या शामिल किया जाता है, मतलब इसको कहाँ शामिल करेंगे अपन, क्या इसको नेशनल इनकम में शामिल करेंगे, क्या इसको पर्सनल इनकम में शामिल करेंगे, क्या इसको अपन नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम दोनों में शामिल कर लेंगे, क्या इसको कंपनी के शेयर होल्डरों की आय में गिनेंगे। तो कंपनी के पास है मतलब शेयर होल्डरों की आय में तो नहीं गिनेंगे। तो राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत पर्सनल आय तो तब होती जब ये इनके पास होता, तो ये भी नहीं, पर्सनल आय तो नहीं हो सकता, नेशनल इनकम में ही गिनेंगे, क्योंकि यही जो कंपनी का जो लाभ होता है कॉर्पोरेट क्षेत्र का, वो नेशनल इनकम में आता है, क्योंकि वो निवासी है, निवासियों की आय है ना। ये दो चीज़ें होती है, एक तो निवासी रेजिडेंट इंडियन और एनआरआई। एनआरआई तो वो जो व्यक्ति 6 साल से विदेश में रहे, 6 महीने से विदेश में रह रहा हो, है ना, तो उसको एनआरआई में की शामिल नहीं की जाती, लेकिन आरआई की जाती है, रेजिडेंट इंडियंस की आय जो है वो शामिल की जाती है। सामान्य प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न, अगर ये आप इसको लेक्चर के ये प्रश्न अगर कर लेंगे तो आप डीपी जेलर शायद आगे टेलीकॉम ऐसा ही है, उसके प्रश्न आप बिल्कुल ऐसे उड़ा देंगे हवा में, क्योंकि यहाँ से सारे कंसेप्ट आप इतने कॉम्प्लेक्स सवाल, इतने गंभीर और कुछ संजीदा सवाल भी, तो उन सारे सवालों से रूबरू हो जाएंगे। यही फ़ायदा है PYQs करने का, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से आरपीएससी अपने पैटर्न में आमूलचूल बदलाव कर रही है, उसके परिणाम रिजल्ट में आपको क्रमशः देखने को मिल रहे हैं। चलिए तो असर्शन और रीजन का प्रश्न कर लेते हैं अपन। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पूंजी लाभ और हानियां शामिल होते हैं। जीडीपी में पूंजी लाभ और हानियां शामिल होते हैं क्या? देखो पूंजी लाभ कैपिटल गेन कैसे, जैसे मान लो आप है कोई राम जी राम हो गया, अब तो राम जी ने खरीद ली ज़मीन, और इस ज़मीन की 2 साल बाद आपने खरीद ली मान लो 25 लाख में, 2 साल बाद इसकी कीमत हो गई 35 लाख, यानी आपको कैपिटल गेन जो है वो इसका बढ़ गया
पूंजी लाभ जो है वो बढ़ गया, और हानियां मान लो कम हो गई तो हानि, यही क्या है, कैपिटल गेन है। तो पूछ रहा है सवाल कि ये क्या जीडीपी में शामिल होते हैं क्या? देखो जीडीपी में आंकड़े शामिल होते हैं, जिस कोई प्रोडक्शन हो रहा है वो शामिल होते हैं, किसी चीज़ का घटना या बढ़ना ये शामिल नहीं होता, ये सब आप जानते हैं। यही तो उसका जीडीपी का मेन कॉन्सेप्ट है। तो ये जो है वो असर्शन तो सही नहीं लग रहा। क्या रीजन चेक करें? पूंजी लाभ और हानियां आकस्मिक परिवर्तन है बिल्कुल, और वर्तमान उत्पादन क्रिया से संबंधित नहीं, यही तो बात है, प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है। इससे कोई प्रोडक्शन हो रहा है क्या? अगर आपकी जमीन बढ़ रही है घट रही है, इससे क्या कोई नया उत्पाद बना? अगर नया उत्पाद नहीं बनाए तो इसको जीडीपी में काउंट कैसे करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है। और जो कैपिटल गेन है उसका हम कभी भी रेटिंग बढ़ सकती है। मान लीजिए यहाँ कोई रिफाइनरी का आज ही कोई आ गया, नई रिपोर्ट आ गई या कुछ ऐसा हो गया कि कल तो रिफाइनरी यहाँ बनेगी, कुछ आधारशिला रख दी, तो कुछ ही दिनों में यहाँ आकस्मिक परिवर्तन हो जाएगा रेटों में, कैपिटल गेन। तो इससे जीडीपी से कोई लेना देना नहीं है। तो हानियाँ शामिल होते हैं कि नहीं होते भाई शामिल? तो ये तो गलत है और ये सही बात है। तो ऐसा कथन कहाँ है? ये सही है लेकिन आर सही नहीं है। नहीं नहीं, ए सही कहाँ है? ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ये 4 नंबर हो जाएगा। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। और क्यों सही ये अपने डिस्कस कर लिया। तो अगला प्रश्न हमारा फीसर, हमारे एक भाई साहब हुए थे फीसर। फीसर का आदर्श सूचकांक निम्न में से किस परीक्षण पर खरा नहीं उतरता? तो ये टाइम और इस सारी चीज़ों की बात करते हैं, वो एक चीज़ की बात नहीं करते, वो करते हैं साइकिल। और वो साइकिल जो है वो सक्रिय परीक्षण, ये वाला, इस पर खरा नहीं उतरते हैं ये भाई साहब, है ना। ऐसा ही एक प्रश्न शायद शुरू में भी था ना, वो शायद पिछले वाले में था। ये प्रश्न डिस्कस कर लिया क्या, कौन सा सही है? ये तो हो गया ना, यही है ना, हो गया ये तो। ये आई थिंक ये भी हो गया। यहाँ से करना है ना 148 148 148 है कि निम्न कथनों पर विचार करें। करते हैं विचार और सही विकल्प चुनें। जब कीमतें बढ़ती है तो ऋणी को वास्तविक अर्थों में नुकसान होता है। ये आपका इन्फ्लेशन से सवाल आ गया। इन्फ्लेशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं? शुरू में जब हमने हेडलाइन कोर इन्फ्लेशन इनका डिस्कस किया था, और अभी जो प्रश्न बन रहे हैं वो इनके इफेक्ट से रिलेटेड बन रहे हैं कि इनका प्रभाव क्या होता है। जब कीमतें बढ़ती है तो ऋणी को वास्तविक अर्थों में नुकसान होता है, नहीं उसको फायदा होता है भाई साहब। यानी कि मान लो आप है कोई बड़े आदमी और आपका कोई दोस्त, ये आपसे उधार मांगने आया। कितने? छोटी, ज़्यादा बड़े भी नहीं है आप, तो 30 रुपये उधार आपने मांगने आया। तो इसने ये 30 रुपये उधार ले लिया आपसे। कीमतें बढ़ती हैं, अब आपको कीमतें बढ़ गई। मान लो इसने 1 साल पहले आपसे 30 रुपये उधार लिए थे, 1 साल बाद कीमतें बढ़ गई, यानी कि आपके मनी की वैल्यू, आप पहले 30 रुपये में 20 बोरी बाजरी खरीद सकते थे, 20 बोरी बाजरा जो है वो आप खरीद सकते थे। लेकिन अब आप 30 रुपये में सिर्फ 10 बोरी बाजरा खरीद पाएंगे, यानी आपकी पैसे की वैल्यू तो घट गई। और ये भाई साहब जो है आपके दोस्त, यानी आपके जो ऋणी हैं, ये जो वास्तविक अर्थों में इनको नुकसान कहाँ हुआ? इनको तो हुआ फायदा, नुकसान तो हुआ आपको, ऋणदाता को हुआ। ऋणदाता को वास्तविक लाभ नहीं, क्या हुआ? नुकसान हुआ। आपके जो क्रय शक्ति है वो, आपकी परचेसिंग पावर है वो घट गई, यानी रुपए की वैल्यू कम हो गई। तो जब भी इन्फ्लेशन हो, बाजार में महंगाई हो, तब क्या करना है? पैसे बैंक में नहीं रखने हैं, उधार नहीं देने हैं, ताकि आप समझदार हो। तो जब कीमतें बढ़ती है तो ऋणी को वास्तविक अर्थों में नुकसान होता है, क्या फायदा होता है उसको तो, और ऋणदाता को क्या होता है? नुकसान होता है। तो दोनों गलत, तो दोनों गलत, तो ए और बी दोनों गलत। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। ये देखो मुद्रा समुच्चय, और बहुत प्यारे सवाल हैं ये सवाल शायद दूसरी तीसरी बार आ चुका है। एक पहले दो वीडियो में हमने शायद एक बार इसको डिस्कस किया था, शायद आई थिंक 2 बार भी किया होगा, पता नहीं मुझे।
वहाँ हमने काफ़ी चीज़ें इसको बारे में समझी थी। अब एक बार फिर समझ लेते हैं, है ना। एक मिनट, विजिबल हो रहा है क्या आपको? विजिबल हो, हाँ हो रहा है ना। चलो, 149 नंबर सवाल है अपना, और ये आप सबको पता होगा, अगर नहीं है तो आप सबसे पहले तो इसमें तरलता का क्रम ध्यान में रखेंगे तो इससे हो जाएगा, कुछ चीज़ें इससे हो जाएगी, कुछ हम इनका तोड़ निकाल लेंगे, और बाकी जो मेन हथियार है वो तो याद, देखो आपको याद होने चाहिए सारे समूचे। M1 में क्या चीज़ें आती है, M2 में क्या आता है, M3 में क्या आता है, M4 में क्या आता है। बाकी आप सबको पता है मोटी मोटी बातें कि M3 जो है वो प्रमुख RBI का फेवरेट है, और RBI जब भी कुछ अपनी इन्फ्लेशन हो, मॉनेटरी पॉलिसी की जो भी बैठ के वो महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो M3 को देखता है ना। M3 और बाकी 20 ब्रॉड मनी एंड नैरो मनी, M1 M2, और M2 में खासकर डाकघर की जमाएं शामिल होती हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा तरलता लिक्विडिटी किसकी होती है? M0 की, M0 की होती है। उसके बाद M1 M2 M3 M4, है ना। लिक्विडिटी का मतलब है अभी पैसा कितना है, जैसे अभी आप खड़े हैं यहाँ पे और आपकी जेब में 10,000 है, और आपके बैंक में FD के रूप में आपने 50,000 जमा करवा रखे हैं, तो अब जल्दी खर्च कौन से कर पाएंगे? जेब वाले। तो जो जल्दी खर्च करते हैं, यानी लिक्विडिटी जिसकी ज़्यादा है, उसको अपन किस में रखेंगे? M0 फिर M1 में। तो M0 तो यहाँ दे नहीं रखा है। M0 में क्या आता है? M0 में आता है जनता के पास नकद, RBI जमा और अन्य जमाएं, और बैंकों जो CRR जो बैंकों के पास, बैंक जो है वो RBI के पास जमा करते हैं, वो CRR वही परसेंटेज होता है, कैश रिजर्व रेशियो। अब अपन बात कर लेते हैं, बाकी आप इनको याद कर लें अच्छे से, और तरलता क्रम को और नैरो मनी ब्रॉड मनी इनका कैटेगराइजेशन से आप इस सवाल को कर सकते हैं। और इसलिए पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसको, तभी भी ऐसे किया था, और तो ये तो सीधा फॉर्मूले से दे रखा है सारी चीज़ें। तो कर लेते हैं M1 में क्या आएगा? M0 के बाद M1 आता है, तो M1 में जनता के पास नकद आती है, जनता के पास नकद, और क्या आती है? जनता के पास जो मुद्रा है, यानी तरलता। M2 के मुकाबले M1 की तरलता ज़्यादा ज़्यादा है कि नहीं है? लिक्विडिटी ज़्यादा है। लिक्विडिटी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आपके पास में पैसा कितना है, बाहर जिसको ज़्यादा जल्दी यूज़ किस पैसा को कर सकते हैं, यानी जैसे जनता के पास रखी मुद्रा को जल्दी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो डाकघरों के जमाए हैं, या फिर जो FD है, सावधि जमा है ना। तो कौन सी यूज़ कर सकते हैं? डाकघरों की जमा एकदम से नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन जो जनता के पास रखी मुद्रा है, या बैंकों के, रिजर्व बैंक की जो अन्य जमा है, उनको जल्दी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो बैंकों की शुद्ध मांग जमाएं हैं, इसको जल्दी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विडिटी ज़्यादा है। लिक्विडिटी ज़्यादा होने का मतलब यानी M0 और फिर M1, इनमें से लिक्विडिटी के क्रम में आप रखते जाइए, पहले M1 को रखिए, फिर M2 को रखिए, M3 को। तो अपन नीचे से पढ़ना शुरू कर लेते हैं ना, ऊपर से भी देख लेते हैं। जनता के पास रखी मुद्रा, बैंकों की कुल शुद्ध जमाएं, रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं। अब इसको कंपैरिजन करिए किसी दूसरे से, मान लो इससे कंपैरिजन कर सकते हैं। जनता के पास रखी मुद्रा, जो छोटे हैं छोटे से करिए, रखी मुद्रा। मैं सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं उसका तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप इनको याद करके अच्छे से कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर आपको कुछ मान लो थोड़ा बहुत ही पता है, आपने 1-2 साल पहले पढ़ाया, तब सवाल को कैसे किया जाता है, ऐसे कुछ महानुभाव उनके लिए। तो बैंकों की शुद्ध मांग जमाएं, रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं, तो इनमें से सबसे ज़्यादा लिक्विड पैसा ये वाला खर्च जल्दी होगा या ये वाला? मान लीजिए आप कोई आदमी है, तो आप इन पैसे को जल्दी खर्च कर पाएंगे, ये वाले को या ये वाले को? जल्दी खर्च कौन से कर पाएंगे आप? उसके आधार पर इसको मिलान कर लीजिए, और बाकी एलिमिनेशन मेथड तो है ही। सवाल कैसे करते हैं उसका तरीका एक संकेत के रूप में आपको दे रहा हूँ, बाकी आप समझदार हैं। तीसरी बात है, ये ज़्यादा तरल है, इसके मुकाबले ये ज़्यादा तरल लग रहा है ना। जनता के पास रखी मुद्रा, बैंकों की शुद्ध जमाएं और रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं। शुद्ध मांग जमाएं या कुल शुद्ध जमाएं, तो ये शुद्ध मांग जमाएं हैं, ATM वगैरह ये सब चीज़ें। तो ये अब इसको M1 में ले जाएं अपन। अब इसको जब कंपेयर किया तो अब M2, ये इसके बाद ये आना चाहिए, कौन सा?
यही आना चाहिए ना भाई। इसके बाद में ज़्यादा लिक्विड, ये इसके बाद में कौन सा लिक्विड होगा? तो M0 M1 ऐसे देख रहे हैं ना, M1 फिर M2, तो इसके बाद M2 होना चाहिए और फिर M2। अब इन दोनों का कंपेरिजन किया, इसके बाद तो तुरंत बाद तो यही होगा, यानी ये, यानी जो B है वो एक और ये इसका हो गया। फिर M3 देखो, अब M3 इन दो बच के, इनको कंपेरिजन करो, इनमें से ज़्यादा तरल कौन सा है? ये वाला ऑप्शन ज़्यादा लिक्विड लग रहा है, ये वाला लिक्विड ज़्यादा लग रहा है। तो इसको देखो, जनता के पास रखी मुद्रा, जनता के पास रखी मुद्रा मतलब इसको सबसे जल्दी ज़्यादा पहले खर्च कर लेंगे। बैंकों की शुद्ध मांग जमाएं, रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं, डाकघरों की बचत जमाएं, नहीं नहीं नहीं, डाकघरों की बचत जमाएं पहले कर पाएंगे खर्च, या फिर ये वाली समझ जमाएं? इसके तुलना में अगर इसको कंपेरिजन किया तो इसके बाद में इसको करेंगे तो क्या अपन आंसर नहीं निकाल सकते क्या? बताइए। तो जो M3 है, जो M3 है, ये जो है वो क्या होगा बताइए। सोचिए जरा, सोचने का पूरा मौका है। तो ये M2 कंफ्यूज हो गए क्या, या मैंने कुछ गलत गड़बड़ कर दी? ये अब इसको अपन फॉर्मूले से ही कर लेते हैं ना। तो ये अपना M1 क्या होगा, अपने इसको कंपेरिजन किया था, जनता के पास रखी मुद्रा, बैंकों की कुल शुद्ध जमाएं, रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं। तो हम M1 को यहाँ लेके गए थे, और ये M2 है, इसको इससे कंपेरिजन किया था, कुल शुद्ध बैंकों की शुद्ध जमाएं, रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं। लेकिन यहाँ जनता के पास रखी मुद्राएं, बैंक, रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं, डाकघरों की बचत जमाएं, जो सेविंग्स है, जो सेविंग्स है। लेकिन M3 क्या होती है, इसमें क्या होता है, टाइम डिपॉजिट आता है ना। तो ये क्वेश्चंस उसके रिकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इसमें, एक बार इसको देख लेते हैं। RPSC के आंसर की देख लेते हैं ना। कभी कभी क्या है कि हमारे शब्द काम कम करते हैं। आंसर की वैलिड है इसका 3 इन्होंने बताया, 149 का 3 का मतलब A4, ये तो हमने सही लगाया, ठीक है। फिर B2 और C1, B2 का मतलब M2 B2 यानी जनता के पास रखी मुद्रा, बैंकों की शुद्ध मांग जमाएं, रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं, डाकघरों की बचत जमाएं। अच्छा, फिर M3 जो है वो M3 जनता के पास रखी मुद्रा, बैंकों की कुल शुद्ध जमाएं और रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं। और फिर M4 सबसे कम लिक्विड है क्या, M4, और वो किस में आना चाहिए, वो इसमें जनता के पास रखी मुद्रा, बैंकों की कुल शुद्ध जमाएं, रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं, डाकघरों की समस्त जमाएं। सही बात है ये, है ना। हमने कंपैरिजन थोड़ा उल्टा कर लिया, लेकिन अगर हम पहुंच तो जाते हैं ना प्रश्न तक, कोई बात नहीं। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। देखो M3 M4 जो कम से लिक्विड डाकघरों की समस्त जमाएं, इसको सबसे कम लिक्विड है, इसको नहीं निकाल पाएंगे, तो ये M4, ये M1 तो हमने मिला लिया था। अगर उससे करते तो भी ये सवाल हो जाता था। ये एक में इसमें इसमें क्या रहे, ये B3 A4 है ना, A4 एक में ही है, A4 एक में ही है, तो इससे ही हो जाता सवाल। तो मैं तरीका बता रहा था, हालांकि इसको उस तरीके से देख सकते हैं। तो आगे आप समझ गए, इसको हमने विस्तार से, और M1 और M2 मनी सप्लाई के बारे में पहले और दूसरी वीडियो में भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, और इस बार हमने थोड़ा एक अलग प्रयोग करके देखा, और ठीक ठाक बैठा प्रयोग वैसे। और बाकी आप इनको याद रखें, मुद्रा समुच्चयों को। और अभी फिलहाल नए मुद्रा समुच्चय भी प्रचलन में, उनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन एग्जाम में यही आपसे पुराने वाले ही पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान रखें कि M1 में क्या आएगा, जनता के पास रखी मुद्रा, बैंकों की शुद्ध मांग जमाएं, रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं। फिर M2 में क्या आएगा, तो M2 में आप ध्यान रखें, जो M2 में ध्यान रखें, जनता के पास रखी मुद्रा और बैंकों की शुद्ध मांग जमाएं, रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं, डाकघरों की बचत जमाएं, और डाकघरों की समस्त जो जमाएं वो इसमें आ जाएगी। फिर जनता के पास रखी मुद्रा और नेहरू मनी, रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं। सीधे से दिख रहा था, है ना। चलिए, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं हम, इस पर कुछ ज़्यादा ही हो गया।
प्रयोग हमने किया था, कोई बात नहीं। 150 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मुद्रा की सत्कर्ता मांग आय से संबंधित नहीं है। अब ये क्या आ गया? मुद्रा की सत्कर्ता मांग, अच्छा मुद्रा की सत्कर्ता मांग मतलब मनी डिमांड के बारे में। जैसे सत्कर्ता मांग जैसे प्रिकॉशनरी डिमांड में, जैसे मान लीजिए आप एक फैमिली चलाते हैं और आपकी जो सालाना या मंथली इनकम 30,000 है, तो आप कुछ पैसे बचा के रखते हैं, सेविंग के रूप में रखते हैं। आपकी इनकम है तभी आप सेविंग के रूप में रखते हैं, कभी क्या पता कुछ हॉस्पिटल में कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी प्रिकॉशनरी आप लेके चलते हैं, क्या पता कब क्या घटना हो जाए, तो उसके लिए पैसे तो चाहिए। तो ये यही क्या है, यही मुद्रा की सत्कर्ता मांग है। लेकिन ये आय से कैसे संबंधित नहीं? आय से संबंधित तो है ही ना, जब इनकम नहीं होगी तभी तो आप सेविंग करेंगे, तभी तो आप प्रिकॉशनरी डिमांड्स के लिए अपने पैसे सेविंग में रखेंगे कि कब क्या जरूरत पड़ जाए घर में, है ना। तो उससे नहीं है, यही गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। भविष्य में आय की प्राप्ति के बारे में अनिश्चितता के कारण मुद्रा की सत्कर्ता मांग है। बिल्कुल, कब क्या घटना हो जाए अनिश्चितता तो है, उसके कारण ही मुद्रा की सत्कर्ता जो प्रिकॉशनरी डिमांड है। और बॉन्ड की बाजार कीमत और बाजार ब्याज दर के बीच विपरीत संबंध है। बिल्कुल है, कैसे है? मान लो आपने कोई बॉन्ड ले लिया 100 रुपये का, उस पर ब्याज दर है 15 रुपये, और ब्याज दर घट गई, ब्याज दर सॉरी बढ़ गई, ब्याज दर 30 हो गई, तो आपका बॉन्ड कोई नहीं खरीदेगा। यानी बॉन्ड की बाजार इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बॉन्ड की कीमत घट गई, और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाए तो बॉन्ड की कीमत घट जाए, तो यही इसका विपरीत संबंध है। बिल्कुल, अप्रत्याशित व्ययों के कारण मुद्रा की सत्कर्ता मांग है। बिल्कुल, अप्रत्याशित व्यय जो पहले से अप्रत्याशित है, उसका कोई मूल्यांकन या कैलकुलेटेड रिस्क हो सकती है, तो वही मुद्रा की सत्कर्ता मांग बिल्कुल सही है ना, समझ गए आप। तो अब ये जो हमारा डिप्टी जेलर का प्रश्न पत्र है, यहाँ से शायद किसका क्रम संज हो गया, और एक दो प्रश्न ले लेते हैं ना, ले लेते हैं ये प्रश्न। तो ये डिप्टी जेलर का प्रश्न पत्र, और डिप्टी जेलर का प्रश्न पत्र में पहला सवाल पेपर 2 डिप्टी जेलर का जो हुआ था, उसमें ये पहला सवाल था इंडियन इकोनॉमी से, और इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। भारत में प्रति माह 4 अलग अलग प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना की जाती है। भारत में प्रति माह 4 अलग अलग प्रकार के, एक तो CPI रूरल, एक CPI अर्बन, और एक CPI संयुक्त जो होता है कंबाइंड, और एक CPI इंडस्ट्रियल वर्कर। ये 4 सभी 4 प्रकारों की सूचकांकों की गणना और जारी करने का कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, जो कि सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। ये कैसा प्रश्न है? भारत के प्रति माह 4 अलग अलग, सही बात है। ये तो सभी 4 नहीं, सभी 4 नहीं, ये देखो कितनी माइनर मिस्टेक है। सभी 4 ये नहीं है, केवल इन तीनों का तो करता है NSO, और इंडस्ट्रियल वर्कर करता है ये अपना चंडीगढ़ वाला लेबर ब्यूरो चंडीगढ़, ये CPI इंडस्ट्रियल वर्कर का। बाकी CPI रूरल, अर्बन और कंबाइंड इनका करता है MOSPI के अंतर्गत जो आपका NSO नेशनल सर्वे ऑफिस, ये करता है ना। तो ये सभी 4 के कारण ये गलत हो गया, सभी 4 के कारण ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये सही है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है हमारा? केवल ये सही है, ये सही है केवल, है ना। आपको पता है बाकी चीज़ें तो कौन सी? एक तो CPI के बारे में, और एक आपका WPI जो होता है। CPI कौन निकालता है? NSO। अभी इसमें देखा हमने MOSPI के जो अंतर्गत NSO होता है, और वही जो WPI है वो आपका वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो आर्थिक सलाहकार कार्यालय होता है वो निकालता है। इसमें WPI 4 टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। 4 टाइप में WPI में आपको पता है कौन सी प्राथमिक वस्तुएं होती है? ईंधन,
ऊर्जा, फिर विनिर्मित और मुख्य, कुल 697 वस्तुएं होती है। वहीं इसमें केवल वस्तुएं होती है, सीपीआई में वस्तुएं और सेवाएं दोनों होती हैं, इस कारण इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी ये पर मंथ जारी किया जाता है, इसका आधार वर्ष 2011-12 है, इसका भी 11-12 है, और मंथली जारी होते हैं, मंथली जारी होते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्फीति विरोधी नीति। स्फीति विरोधी मौद्रिक नीति की सीमाएं निम्न में से कौन सी है? देखो, एक प्रश्न हमने ऊपर डिस्कस किया था ना, सीमाओं से रिलेटेड मैंने कुछ डिस्कस किया था, वहीं से ये प्रश्न बन गया है। क्या बना है? स्फीति विरोधी मौद्रिक नीति का मतलब है महंगाई विरोधी मौद्रिक नीति। और इसकी क्या सीमाएं? इसकी क्या सीमाएं? सीमाएं मतलब आरबीआई जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का जब रिव्यू करते हैं तब वो कौन सी बातें ध्यान में रख के करती है ताकि उसका मार्केट पे कोई इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। तो व्यापारिक बैंकों जो कमर्शियल बैंक है उनकी निवेश सूची समंजन, बिल्कुल ये देखना पड़ेगा क्या उसके पास, तभी तो वो सीआरआर, एसएलआर इन सब को देख के या जो रेपो रेट है उसका निर्धारण कर पाएगी, नहीं तो कैसे करेगी। जो एनबीएफसीज है, एनबीएफसीज जो इनके दायरे में नहीं आती, अगर मान लो वो सीआरआर अत्यधिक बढ़ा देते हैं, बैंक रेट बढ़ा देते हैं, तो लोग बैंक के पास क्यों जाएंगे? एनबीएफसी के पास चले जाएंगे, यहाँ से ले लेंगे लोन, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से, फिर यहाँ से ले लेंगे तो फिर बैंकिंग संकट आ जाएगा। तो ये आरबीआई को ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा काम ना हो, ऐसा काम ना हो, इसलिए क्या करेंगे, जो गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ है उन पे को ध्यान में रखा जाएगा। और अस्थिरीकरण का जोखिम भी रहता है, उसको भी ध्यान में रखती है आरबीआई। और यही इस तरीके की ये सारी सीमाएं होती हैं, तो इसका कारण ये, इसका तो सारे चीज़ें हो जाएंगी। तो ए, बी और सी सभी सही, बिल्कुल इसके सभी सही है, सभी सही है। अगला प्रश्न हमारा एनआईपीसी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का वित्त 2020-2025 के लिए अनुमानित अवसंरचना विनिवेश राशि का लक्ष्य कितना था? 111 लाख करोड़ था। ये तो काफ़ी पुरानी योजना, 111 लाख करोड़। इसमें क्या करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, यानी जो सरकार का रोड रे, जो भी सरकार के पास जो सेट है, जो भी काम नहीं आ रही उसको लीज पे दे देते हैं, है ना, उससे पैसे भी मिल जाते हैं। फिर ये हमारा जीएसटी से रिलेटेड है, भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर कानून द्वारा निर्धारित जीएसटी की अधिकतम दर क्या है? सप्लाई पर पूछा है ना, गुड्स एंड सर्विस की अधिकतम दर। अभी तो जैसे जीएसटी के सुधार हो रहे हैं, इसमें तो दो ही रखी है इन्होंने स्लैब, 5 और 28 शायद, इसको दोनों को मिला दिया है। और लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार अधिकतम पूछा है तो 40 है, लेकिन अभी जो विशेष स्लैब है उसमें भी 40% है, लेकिन वो सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स पे है ना। लेकिन अभी जो मुख्य स्लैब है वो सबका 2 स्लैब कर ली, 5% है, और दूसरी कितनी है, 28% है ना शायद। हाँ, तो ये इसका उत्तर 4 हो जाएगा। ये देखो, फिर ये डिप्टी जेलर का अलग प्रश्न, वो अलग प्रश्न पत्र था, उस प्रश्न पत्र से फैक्टर कोस्ट से कैसे सवाल बनाए, ये सवाल बनाए वो आपके सामने। निम्न में से मजदूरी, लाभ, लगान, ब्याज आदि के रूप में देश की घरेलू सीमा में साधनों द्वारा अर्जित आय कौन सी है? वो विदेशों की बातें कर रहा था, अब यहाँ सिर्फ संकुचित सवाल बना दिया, बहुत आसान सवाल बना दिया, घरेलू सीमा में पूछ रहा है। घरेलू सीमा में साधनों द्वारा अर्जित आय किस पे? यही मैंने बताया, जो कैपिटल, लैंड, लेबर, प्रॉफिट, इन पर मजदूरी, लाभ, लगान, ब्याज, ये वही 4 फैक्टर है। तो हमें घरेलू सीमा में साधनों द्वारा अर्जित पूछ रहा है, तो यानी कि एनडीपी की बात कर रहा है ये, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब नेट आ गया तो मैंने क्या बोला था, नेट आते ही आप क्या घटाओ, डेप्रिसिएशन। जीडीपी में से क्या घटाओ, डेप्रिसिएशन। जीडीपी में से क्या घटाओ, डेप्रिसिएशन। यानी कि यहाँ पे घरेलू सीमा है तो घरेलू उत्पाद, ये नहीं। फिर साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या सकल, या नेट आ रहा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूछा, नेट डिप्रिसिएशन घटा दिया है, और डिप्रिसिएशन घटाएंगे तो क्या आ गया, शुद्ध, तो ये उत्तर नंबर 1 हो जाएगा, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। समझ गए आप, है ना, तो इसको उत्तर नंबर 1 हो जाएगा। फिर ये कैसा प्रश्न आ गया, ये राजस्थान का कुछ छप किया गया, राजस्थान की जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी सेवा कौन सी बारी वित्त पोषण एजेंसी वित्तीय, ये तो शायद जी का है ना, जी का। ये देखो, प्रभावी राजस्व घाटा हमने डिस्कस भी किया था ना, प्रभावी राजस्व घाटा यहाँ आ गया, वहाँ नहीं पूछा था तो यहाँ पूछ लिया। तो यानी उसके
दूसरा स्टेप, यानी इसमें जो बच गया वो अगले में डाल दो। अब इससे आगे का क्या प्रश्न बन सकता है, देखो इसके आगे का प्रश्न ये बनेगा, यहाँ पर ये पूंजीगत व्यय से बना देंगे। देखना यहाँ यही यही ऑप्शन से यहाँ बनेगा, पूंजीगत व्यय को ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और फिर एक इसमें एक स्टेटमेंट अलग डाल देंगे, बस ये हो गया। कुछ अगर आपने ये और इससे पहले के प्रश्न 2-4 प्रश्न और 2-4 प्रश्न पहले वीडियो को देख लिए, तो इसके बाद का जो प्रश्न होगा ना वो आपको बिल्कुल ऐसे 27 सवाल लगेगा। देखना आप, प्रभावी राजस्व घाटा बराबर होता है, तो यही प्रभावी राजस्व अभी तो हमने देखा जो फिक्स जो डेफिसिट है वो किसके जो अपन लोन जो लेते हैं यानी जो ग्रांट्स दे देते हैं, जैसे हमने हॉस्पिटल और वो जो एग्जांपल दे दिया था उसका, यानी जो पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान है ना, ये पूंजीगत व्यय से कोई रिलेटेड राजस्व घाटा प्राथमिक घाटा नहीं, तो ये राजस्व घाटा पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान जो दिए थे वही क्या प्रभावी राजस्व घाटा के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला ही पूछ लिया। आई थिंक काफ़ी है। इसके जो भी प्रश्न बच रहे हैं इसके साथ डिप्टी जेलर और उसके बाद के जो प्रश्न हैं शायद इसमें सीनियर टीचर की और सहायक सांख्यिकी परीक्षा है, उसके बाद में टेलीकॉम एचआई वाला पेपर है, उसमें जो भी इंडियन इकोनॉमी के प्रश्न पूछेंगे वो सारे डिस्कस करेंगे। और इस बार जिस तरीके से हम डिस्कस किए इसमें हो सकता है सतह का लेवल हो, अगले में भी सतह के लेवल देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरीके के जो कॉन्सेप्ट बार बार आ रहे हैं उसको बार बार डिस्कस करना मुझे लगता है कि टाइम की वेस्टिंग है, तो मैं इस तरीके से करता हूँ। आप पहले की वीडियो देखें, आप सारी चीज़ें अपने आप समझ में जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने इतना समय दिया, और अगली क्लास हम बहुत जल्दी करेंगे, फिर आपके साथ पीडीएफ शेयर कर देंगे, और साथ आप एक आपसे रिक्वेस्ट थी, थोड़ा सा निवेदन था, आप सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को प्लीज़। और इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, बाहर से लोग जज करते हैं कि कितने सब्सक्राइबर है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर तो 2 की स्पीड में जो भी जैसे देखें अच्छी बात है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी आप ख्याल रखिए थोड़ा सर्दियों में। धन्यवाद।